अस्सलाम वालेकुम। तो जी चलें, आज जो हम अपना अभी चैप्टर शुरू करने जा रहे होंगे वो हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा। पिछली क्लास में हमने क्या क्या देख लिया, हमने चैप्टर 1 देख लिया है, चैप्टर 2 देख लिया है और हमने इंट्रोडक्शन क्लास में भी चीज़ें कुछ कवर कर ली थी। अगर हम क्विक एक रिवीजन कर लें तो इंट्रोडक्शन में हमने एसबीएल के बैकग्राउंड में के बारे में जो है कि चीज़ें जानी थी कि P1 P3 था, क्या स्ट्रक्चर है, क्या स्ट्रक्चर था पहले, अब क्या है, पेपर ड्यूरेशन, वो सारी चीज़ें हमने इंट्रोडक्शन क्लास में कवर कर ली थी। चैप्टर 1 में जो हमने चीज़ें देखी थी, चैप्टर 1 में हमने चीज़ें जो है कि आपके प्रोफेशनल स्किल्स देख लिए थे, आपका स्ट्रेटेजिक जो है कि लीडर क्या होना चाहिए, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, बीइंग अ लीडर क्या है, हमने वो सारी चीज़ें देख ली थी। और चैप्टर 2 में हमने देखा था कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस क्या है आपका, जो है कि उसमें फिर क्या चीज़ें आ जाती हैं, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक पोजीशन। हमने स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट का भी कॉन्सेप्ट समझा था कि अगर आप वक्त के साथ नहीं चलते तो आप क्या रह जाएंगे भाई, आप पीछे रह जाएंगे। हमने ये कुछ कॉन्सेप्ट्स और अपने जो है कि बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पीछे वाले चैप्टर पढ़े हैं, उससे ही आगे चीज़ें आपकी अभी शुरू होने जा रही होंगी। अगर मैं बोलूँ पीछे वाला आपको अगर कुछ समझ ना भी आया हो, वैसे तो समझ आ जाना चाहिए, सिंपल थी, हमने थ्योरीज पढ़ी हैं, एक बेसिक जो है कि बैकग्राउंड समझाया एसबीएल के बारे में कि बेसिकली चीज़ें हैं क्या। यहाँ से आपके जो हैं कि मॉडल्स, जिसको एसबीएल थोड़ा डिफरेंट भी माना जाता है, मॉडल्स बेसिकली हैं क्या, आप इनको मॉडल्स की तरह भी ले सकते हैं। एज एन जैसे आप टॉपिक्स कोई भी नॉर्मल के पेपर में पढ़ते हुए आए हैं तो आप उनको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई ऐसी कोई अलग चीज़, कोई भला चीज़ नहीं है। मॉडल्स आपके लिए एग्ज़ाम के लिए चीज़ें ईज़ी बना देते हैं। कैसे ईज़ी बना देते हैं वो जैसे आप अभी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो हम यहाँ से अभी शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। क्या है भाई आपका स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, या आपकी जो ये मानी जाती है, क्या मानी जाती है भाई, स्ट्रेटेजिक पोजीशन। ये हमने पीछे वाले चैप्टर में चीज़ को समझा था। इसको क्या भाई मैंने क्या बोला, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस या स्ट्रेटेजिक पोजीशन। ऑर्गेनाइजेशन की अभी जो पोजीशन है उसको एनालाइज करने के लिए जो हम अभी क्या करेंगे, मॉडल्स यूज़ करेंगे कि भाई उस पोजीशन को एनालाइज करेंगे कि किस पोजीशन में है, क्या फैक्टर्स को ऑर्गेनाइजेशन जो है कि फेस कर रही है। वैसे तो आपको बहुत सारे मॉडल्स हैं, हज़ारों मॉडल्स होंगे, लेकिन आपके एससीसी में जो है कि कुछ मखसूस, कुछ ख़ास जो है कि मॉडल दिए गए हैं। और ये चीज़ आपके लिए ज़ाहिर सी बात है इजी करने के लिए, हज़ारों मॉडल्स अगर दिए जाते हैं, आपके लिए वेग बना दिया जाता कि कोई भी मॉडल आ जाएगा तो आपके लिए वो तैयारी करना एक मुश्किल हो जाता। वेर अभी यहाँ पे आपको क्या दिए हुए हैं भाई, आपको कुछ मॉडल्स बता दिए गए हैं कि भाई पेस्टल मॉडल है, जैसे कि लिस्ट दी हुई है कि हम क्या क्या आज पढ़ने जा रहे होंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाता है, पेस्टल मॉडल, जिसका हमने पिछली क्लासों में भी जिक्र में करता आया हूँ कि आपको एग्जांपल्स देने के वक्त मैंने इसका बहुत ज़्यादा जिक्र किया है। तो आज हम इसको इन डेप्थ और पेपर एप्लीकेशन के हिसाब से चीज़ को पढ़ रहे होंगे, इस मॉडल को। दूसरे नंबर पे क्या है, 5 फोर्सेस एनालिसिस भी बोला जाता है या पोर्टर्स 5 फोर्सेस भी बोला जाता है मेरे भाई। वैल्यू चेन एनालिसिस, ये भी मॉडल हम पढ़ेंगे कि भाई ये है क्या वैल्यू चेन एनालिसिस। अभी जो हम चीज़ें पढ़ने जा रहे होंगे, आपकी जो है कि आज का एजेंडा या आज का टॉपिक की हमारी ये हेडिंग्स है कि आज की क्लास में हम ये कवर कर रहे होंगे। लास्ट हम क्या पढ़ेंगे, शॉर्ट एनालिसिस। इसका भी मैंने बहुत पीछे क्लास में जिक्र करा हुआ है कि शॉर्ट एनालिसिस क्या है, उसको इन डेप्थ आज हम चीज़ को समझ रहे होंगे बेसिकली। इंट्रोडक्शन, अगर इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे तो इंट्रोडक्शन में ये बताया हुआ है कि दिस चैप्टर एक्सप्लोर सम ऑफ द प्लानिंग टूल्स। प्लानिंग टूल्स बोल रहे हैं, मॉडल्स बोल रहे हैं। देखें प्लानिंग टूल्स है ना, आप अपनी प्लानिंग में इससे आपकी चीज़ें आप अंडरस्टैंड करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस इन्वायरमेंट में, किस माहौल में, किस पोजीशन में क्या फैक्टर्स को फेस कर रही है, इधर वो आपके लिए फेवरेबल हो रहे हैं, अनफेवरेबल हो रहे हैं। जैसे ही मॉडल्स करेंगे हम आज तो आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी कि आपको किस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को सोचना है, कैसे चीज़ों को लेके चलना है। That can help to analyze, यही बात मैंने बोली, analyze an organization's environment and its position within that environment। जिस environment में वो चल रही है उसको वो अपना environment analyze करने के लिए help out करते हैं मॉडल्स, या इनको आप बोल सकते हैं प्लानिंग टूल्स। In order to avoid strategic drift
पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था, अगर हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट। और स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट हमने क्या, सिंपल अगर वर्ड्स में हम समझें, अगर हम वक्त के साथ, अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ, अपने विद इन एनवायरनमेंट के साथ नहीं चलेंगे तो हम क्या हो जाएंगे मेरे भाई, हम पीछे रह जाएंगे। And to ensure proper fit within organization's environment, strategic planners need to understand the environment and the drivers for change that will come from it। वही बात बताई हुई है कि हम एनालाइज करते हुए इन चीज़ों को देखते हैं कि क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन उस एनवायरनमेंट में फिट बैठेगी या नहीं। जो आपके चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, उनको टैकल करने के लिए हम इन क्या यूज़ करते हैं, इन प्लानिंग टूल्स या मॉडल्स को यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली। अब देखिए आपका कनेक्शन जो बन रहा है ना, हमने चैप्टर 2 में ये सारी चीज़ें देखी। अगर मैं आपको ऊपर लेके जाऊँ चैप्टर 2 में आपके, तो हम यही चीज़ें हमने करी थी। चैप्टर 2 में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी भाई मेरे, अगर मैं ऊपर आपको सिर्फ बता दूं कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी आपका चैप्टर का नाम है। हमने क्या करा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग देखी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस देखा, फिर स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट देखा। हमने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में समझा उसके बारे में कि भाई आखिर पर्पस क्या है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमने देखे। उसके बाद जब हम आए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस में, उसमें हमने देखी चीज़ें क्या है कि भाई स्ट्रेटेजिक एनालिसिस या आपकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन। अब यहाँ से देखें, आपकी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है ना, इससे ही चल के आपकी जो आगे जो अभी आपका चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उससे ही रिलेटेड है। मैंने आपको यहीं पे बताया था कि हम जो है कि ये मॉडल्स यूज़ कर रहे होते हैं। यही मॉडल आपके स्ट्रेटेजिक एनालिसिस वाले चैप्टर में अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चीज़ें देखिए कनेक्टेड हैं। कहीं पे आपका अगर फ्लो टूट रहा हो, आपने कहीं बात मिस कर ली हो, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स का यही फ़ायदा है, आप पीछे जाके सुन सकते हैं। आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही तो जो बुक का फ़्लो बना हुआ है ना, जो आपके नोट्स ये बनाए हुए हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपको बात सामने वाले की शायद बोलने में समझ नहीं आती, तो कोशिश करें जो थ्योरी लिखी हुई है, सिंपल लिखी हुई है, उसको पढ़ें। कई बार पढ़ने से चीज़ें समझ आ जाती हैं, कई बार पढ़ने से समझ नहीं आती, सामने वाले के बोलने से समझ आ जाती हैं। तो जो जिस तरीके से आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, आप उससे चीज़ों को, हमारा मोटिव क्या है, समझना है। ये जंग नहीं है कि मेरी बातों से समझ नहीं आ रहा या आपको लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा है। जिससे आप जो चीज़ आपको ईजी लग रही होगी, उस चीज़ से आप अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे होंगे। इसको शुरू करने से पहले अगर मैं आपको एग्जाम्पल से छोटा शुरू करूं, समझाने शुरू करूं कि क्या चीज़ हम देख रहे होंगे पेस्टल और पोर्टर को शुरू करने से पहले। ये है भाई आपका घर, ठीक है। अब थोड़ा बुरा बन जाए तो माजरत यार, ठीक है। ये है भाई घर, ये है उसमें रहने वाले इंसान, ठीक है। अब किसके घर में कितने हैं इंसान, किसके घर में कितने बंदे रहते हैं। अब हम थोड़ा सा जो है ना घर से एग्जांपल से समझ लेते हैं, घर के एग्जांपल से, फिर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल से समझ लेंगे हम अपने आखिर जो है कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के फैक्टर्स, इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है। अब हर घर के कुछ न कुछ अपने अंदर के मसले मसाइल होंगे, कुछ न कुछ मसले मसाइल होंगे। लेट्स सपोज कितने बंदे रहते हैं, कितने लोग रहते हैं भाई, HR में इसको बोल देता हूँ। घर के फाइनेंशियल हालात कैसे हैं भाई, फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं, घर की ख़ानदान की इमेज कैसी है, गुडविल है या नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे आपका आता है फिर टेक्नोलॉजिकल, एक ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजिकल कितनी अच्छी है या नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे इतना आता है। लेकिन घर का अगर मैं सोचूं, अब घर के कुछ न कुछ अपने मसले मसाइल होंगे। इनको क्या बोला जाता है भाई, इंटरनल फैक्टर्स। क्या बोला जाता है मेरे भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ न कुछ इंटरनल फैक्टर्स होंगे, कुछ खामियां होंगी, कुछ अच्छाइयाँ होंगी, कुछ घर के अपने मसले मसाइल होंगे, कुछ खर्चों के मसले मसाइल होंगे, कुछ इनकम्स के जो हैं कि मसले मसाइल होंगे, इनकम अच्छी है बुरी है, जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव घर के इंटरनल मसले मसाइल भी होते हैं। फिर घर के बाद आ जाती है भाई आपकी सोसाइटी लेवल पे मसले मसाइल हैं भाई। पहले क्या आ गए, घर के मसले मसाइल हैं, किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, किसी का रिश्ता हो गया है तो किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की शादी हो गई है तो दूसरी शादी की तलाश में है, या किसी की एक भी नहीं संभल रही। तो ये क्या है, सबके
घर के अंदर के मसले मसाइल हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फैक्टर्स। अब किस ऑर्गेनाइजेशन के भी जाहिर सी बात है अंदर के मसले मसाइल होंगे। घर के मसले मसाइलों के बाद अगर हम आए घर के एग्जाम्पल से ही, फिर सोसाइटी के लेवल पे मसले मसाइल आ रहे होंगे। इस घर वाले बच्चे को उस घर वाली बच्ची पसंद आ गई है, या हम तकरीबन कंपैरिजन, भाई शर्मा जी का बेटा पास हो गया, क्या होता है, एक कंपैरिजन हमेशा चल रहा होता है सोसाइटी लेवल वाइज। इस घर वाले की उस घर वाले बच्चे से नहीं बन रही, झगड़े चल रहे हैं सोसाइटी पे। फिर क्या आ जाती है, जब ये सोसाइटी से, घर से बाहर जब हम निकले हैं ना, तो ये हमारा क्या आ जाता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स बोल रहे हैं, या आपको इसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोल रहे हैं। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक क्या आ जाती है भाई, आपकी सोसाइटी लेवल पे बात आ जाएगी, दूसरी आएगी आपकी कंट्री लेवल पे बात। मुल्क के मसले मसाइल क्या हैं, मुल्क के कंट्री लेवल पे जो मसले मसाइल आ रहे हैं, उसके आपके घर पे क्या मसले मसाइल चल रहे हैं। छोटे से एग्जांपल से अगर दें भाई, घर पे कमाने वाले हैं दो, उनकी जितनी सैलरी थी वो पूरा खर्च कर लेते थे। अब मैं एक कनेक्टेड कर रहा हूँ, रिसेंटली हमारे पाकिस्तान में जो टैक्स बढ़े हैं, एग्जांपल को आप भी रिलेट करिएगा, क्योंकि हमें सुनने वाली ऑडियंस जो है कि इंडिया से भी हो सकती है, बांग्लादेश से भी हो सकती है, नेपाल से भी हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से रिलेट करिएगा इस चीज़ों को। मैंने क्या बोला, एक घर में दो बंदे कमाते हैं, पूरा जो है कि उनका पूरा खर्च हो जाता है। अब हुआ क्या है, रिसेंटली हमारे पास जहाँ पे जो है कि टैक्स इम्प्लीमेंट जो हुआ है एम्प्लॉयज़ के ऊपर, वो टैक्स रेट बढ़ गया, डबल हो गया। इनकम लेट सपोज हमारी वही है, हमारी इनकम नहीं बढ़ी, सैलरी हमारी वही है, लेकिन टैक्स जो है कि क्या हो गया, टैक्स क्या हो गया मेरे भाई, बढ़ गया। अब टैक्स बढ़ा हुआ है तो ओवरऑल जो हमारी टेक होम अमाउंट होगी, घर जो पैसा जाएगा वो क्या हो गया, कम हो गया। तो ओवरऑल घर के मसले मसाइल बढ़ गए। अब वो अपनी जो है कि घर की राशन पानी वो भी पूरा नहीं कर सकते। हुआ क्या, पॉलिटिकल लेवल पे टैक्स के चेंज होने की वजह से पूरे घर पे क्या आ गए, मसले मसाइल। पॉलिटिकल क्या, इन्वॉल्वमेंट, जो कंट्री लेवल पे मसले मसाइल हो गए हैं, अगर पॉलिटिकली कोई डिसीजन आ रहा है उसकी वजह से घर पे क्या मसले मसाइल आ रहे हैं, सोसाइटी लेवल पे क्या मसले मसाइल आ रहे हैं। तो घर के एग्जाम्पल को हम अब शिफ्ट करने जा रहे होंगे अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल से। अब ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या होंगे, इंटरनल फैक्टर्स होंगे। क्या होंगे मेरे भाई, एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर्स होंगे। इंटरनल फैक्टर्स में आज का जो है कि हमारा इंटरनल फैक्टर्स मोटिव नहीं है चीज़ों को समझना, हमारा मेनली जो मुद्दा है समझना वो एक्सटर्नल फैक्टर को ज़्यादा है, जिसमें हमारे मेनली दो टॉपिक या दो आपके मॉडल कवर हो रहे होंगे। क्या, पेस्टल मॉडल और आपका पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल आपका होगा। वेयर एज अभी आपको मैं छोटा सा सिर्फ बता देता हूँ कि इंटरनल फैक्टर्स जब भी आएगा तो आपको कौन सी 4 चीज़ें ज़रूर देखनी है। इन डेप्थ हम इसको अगले वाले चैप्टर में आपका SFA जो मॉडल आएगा उसमें हम देख रहे होंगे। लेकिन आपको मोटा मोटा ये पता होना चाहिए कि इंटरनल फैक्टर्स में आप क्या देखते हैं। आप देखते हैं HR, आप देखते हैं FR फाइनेंशियल रिसोर्स, आप देखते हैं IT या टेक्नोलॉजी, और लास्ट आप देखते हैं गुडविल या ब्रांड। ठीक हो गया मेरे भाई, क्या 4 चीज़ें देखते हैं, HR ह्यूमन रिसोर्स, FR और IT या टेक्नोलॉजिकल। आप टेक्नोलॉजिकल कितने एडवांस हैं, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है आपके पास, गुडविल या ब्रांड, आपकी भाई रेपुटेशन अच्छी है या बुरी है। ये सारी चीज़ें घर के हिसाब से भी एग्जांपल मैंने तभी दी, इन चीज़ों को आप अच्छे से रिलेट कर सकें। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉरी अब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चीज़ें हैं, इंटरनल में ये देख लें। एक्सटर्नल, जब हम इससे इस दायरे से बाहर निकलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल फैक्टर्स हम देखेंगे। क्या देखेंगे इसमें, सबसे पहले इंडस्ट्री के लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या मसले मसाइल आते हैं, वो उसके लिए हम कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे होंगे भाई, पोर्टर 5 फोर्सेस। इसमें आपकी 5 चीज़ें आ जाती हैं। पावर ऑफ कस्टमर, भाई कस्टमर का पावर क्या है भाई, पावर ऑफ सप्लायर, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट, थ्रेट्स ऑफ कंपटीशन। ये 5 चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे होते हैं। एक कंट्री के लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या मसले मसाइल फैक्टर्स या चीज़ें हिट कर रही होती हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं भाई पेस्टल मॉडल यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम 6 चीज़ें देख रहे होते हैं, P फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और आपका इकोलॉजिकल और आपका लीगल आ जाता है। हम इन सब चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो एक
मैंने घर के हिसाब से आपको बताया, एक घर के लिए इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, अपने घर के अंदर के मसले मसाइल या ऑर्गेनाइजेशन के अपने अंदर के मसले मसाइल। उसमें हम क्या क्या चीज़ें देख रहे होते हैं कि भाई 4 चीज़ें इंटरनल में हमें देखनी है, क्या? ह्यूमन रिसोर्स, एफआर फाइनेंशियल रिसोर्स, आईटी या टेक्नोलॉजी, या आपकी गुडविल या ब्रांड। ये 4 चीज़ें हम देख रहे होते हैं। एक्सटर्नल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन को 2 लेवल पे एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस करना होता है। किस किस लेवल पे? एक आता है आपका इंडस्ट्री लेवल पे, जिसके लिए हम क्या मॉडल यूज़ कर रहे होते हैं मेरे भाई? हम पोर्टर 5 फोर्सेस यूज़ कर रहे होते हैं। और कंट्री लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स को फेस कर रही होती है, उसके लिए हम क्या मॉडल यूज़ कर रहे होते हैं? पेस्टल मॉडल यूज़ कर रहे होते हैं। कैसे यूज़ कर रहे होते हैं? आ जाए हम अब थोड़ा थोड़ा थ्योरी से पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन से थोड़ा समझ लेते हैं। ये वही चीज़ बताई हुई है कि भाई ये आपकी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस जो है कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस आपकी कहाँ से होती है भाई? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस होती है एक भाई, और दूसरी आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस। ये मैंने आपको इन डेप्थ समझा लिया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटेजिक पोजीशन की हम एनालिसिस कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कर रहे हैं, तो एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस होगी, एक हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस होगी। एक्सटर्नल में आपके लिए मैंने क्या बताया? एक कंट्री लेवल पे होगी, एक इंडस्ट्री लेवल पे होगी। इंडस्ट्री लेवल के लिए होगी तो हम क्या मॉडल यूज़ कर रहे होंगे? पोर्टर 5 फोर्सेस। कंट्री लेवल के लिए अगर होगी तो हम क्या मॉडल यूज़ कर रहे होंगे? पेस्टल। अब इंटरनल एनालिसिस में हम इंटरनल फैक्टर्स भी देखते हैं, और हम ये 2 मॉडल्स भी देख रहे होंगे, वैल्यू चेन एनालिसिस और SWOT एनालिसिस। अब हम थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन को समझें भाई। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है क्या? गैदरिंग डेटा that helps a company leader decide on priorities and goals, shaping or shifting a long term strategy for a business। भाई ये जो आपका स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है क्या है? इससे आप जो है कि सोर्सेज अपनी डेटा को जो है कि आप जो क्या करते हैं, गैदर करते हैं, उससे आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि क्या चीज़ें आपके लिए लॉन्ग टर्म में फिट बैठ सकती हैं, उनको कैसे शेप देना है, किन चीज़ों को शिफ्ट करना है, किन चीज़ों को कहाँ कैसे प्रायोरिटाइज करके चीज़ों को हैंडल करना है। ऐसे ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस की डेफिनेशन दी है, क्या है भाई? इज द प्रोसेस बाय व्हिच बिजनेस ऑब्जेक्टिवली असेस द चेंजेस इन देयर इंडस्ट्री एंड द ब्रॉडर वर्ल्ड दैट कुड अफेक्ट देयर करंट बिजनेस ऑपरेशन। कंपनीज डू दिस टू इंश्योर दैट दे कैन अडॉप्ट चेंजेस एंड कंटिन्यू टू सक्सीड विद इन द इंडस्ट्री। भाई किसके लिए यूज़ होता है? कि आप अपनी ये एनालिसिस करेंगे तो आप जो है कि मार्केट में बने रहेंगे, आपका स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट नहीं आएगा। इंटरनल एनालिसिस में क्या है? मैंने 4 चीज़ें आपको बताई मेनली, अब नीचे और भी चीज़ें आ रही होंगी। इन चीज़ों का भी अगर कहीं पे एग्जाम में अगर कहीं पे डिस्कशन या हुआ है तो आप इन चीज़ों का भी वहाँ पे कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इट्स द प्रोसेस ऑफ असेसिंग ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़। एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक घर की अपनी क्या जो है कि कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके पास क्या रिसोर्सेज हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है कि अपने क्या रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ हैं ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू नो इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। भाई आपकी कैपेबिलिटीज़ होंगी या आपकी कोई वीकनेसेज होंगी, आप अपनी आइडेंटिफाई करेंगे। आपके पास कोई चीज़ स्ट्रेंथ है, जैसे आप शॉर्ट मॉडल पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी कि आपकी अगर स्ट्रेंथ है तो आप उनको कैसे यूज़ करके आप अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। आपके लिए जो वीकनेसेस हैं आप उनको कैसे आपको अवॉइड करना है ताकि आपको थ्रेट्स को आप मिनिमाइज कर सकें। द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल फैक्टर सच एज ह्यूमन रिसोर्स, आपका HR आ गया, फाइनेंशियल रिसोर्स आपका FR आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, गुडविल या ब्रांड आ गया। उसके बाद जो चीज़ें आ रही हैं, गोल्स, पॉलिसीज, स्ट्रक्चर, कल्चर एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भी आपकी इंटरनल फैक्टर्स में आ सकती हैं। अब ACCA की गाइडेंस क्या है भाई? मैंने कोई अपने मॉडल्स नहीं बनाए हुए कि मनोज कुमार ने ये अपने मॉडल बनाए हुए हैं कि भाई पेपर में ये चेप के आएंगे, हम ये नहीं है। ये मॉडल्स ACCA की तरफ से हैं। और गाइडेंस क्या है, ACCA क्या बोल रहा है? मॉडल शुरू करने से पहले मैं आपको, अभी तक मॉडल भाई हमने इन डेप्थ नहीं पढ़ा कि पॉलिटिकल में हमने क्या चीज़ें देखनी है, ये आपको ऊपर से ओवरव्यू दिया गया है कि कौन सा एनवायरनमेंट होगा तो कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है। अब मॉडल शुरू करने से पहले मैं आपको ACCA की गाइडेंस बताना चाहता हूँ कि हमें चीज़ों को किस लेवल पे जो है कि क्या करना है, सीरियस लेना है। क्या है भाई ACCA की गाइडेंस, हम देख लेते हैं थोड़ा। द स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर एग्जाम सेट बाय ACCA एग्जामिनिंग टीम इज अ प्रैक्टिकल एग्जाम एंड अनलाइक अदर एग्जाम विल नॉट टेस्ट इंडिविजुअल थ्योरीज और मॉडल्स इन आइसोलेशन। भाई जो है कि सिर्फ मॉडल्स या थ्योरीज आइसोलेशन में कोई चीज़ ऐसे यूज़ नहीं होगी, जैसे हमारा वैसे ही पैटर्न
बना हुआ आ रहा है SEC का, वैसी ही चीज़ें हमारी टेस्ट होंगी, कोई ऐसी तुरम खान चीज़ नहीं आने वाली है। Required for these theories or models to be quoted in answer to exam question. However, understanding the technical theories, models and knowledge is essential as these provide framework for a student. Framework कैसे, मैं आपको पीछे भी ये बता के आया हूँ पिछली वाली क्लासेस में। मॉडल्स आपके लिए फ्रेमवर्क कैसे प्रोवाइड करते हैं, मैंने ढांचा वर्ड यूज़ किया था ना, ढांचा। देखिए होता क्या है, मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। आप कोई भी जैसे अपना कोई एग्ज़ाम दे के आए होंगे, पीछे भी आप दे के आए हैं फंडामेंटल्स के, या आपने प्रोफेशनल का कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है, होता क्या है आप पहले पॉइंट ढूंढते हो, आपको चीज़ें जैसे मिलती हैं आप उसके हिसाब से ना अपनी हेडिंग एक डिसाइड कर लेते हो। क्या मैंने बोला, पॉइंट आपको डेटा मिला, आपने क्या किया, आपने हेडिंग लगा दी। कहीं कहीं पे बच्चे को हेडिंग भी समझ नहीं आती है, क्या लगाऊं क्या नहीं लगाऊं। वेयर एज SBL में जो आपके मॉडल्स है ना, फ्रेमवर्क कैसे भाई पे वो करते हैं, पेस्टल अभी तक आपने देखा नहीं, लेकिन पेस्टल क्या है मैंने आपको ये बता दिया ना, P फॉर पॉलिटिकल है, E फॉर इकोनॉमिकल है, सोशल है, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और लीगल। आपको पता है P फॉर पॉलिटिकल है, आपने हेडिंग्स पहले ही आप डाल देते हो जैसे आप एग्जाम शुरू करते हो। आपको पता है अगर मेरा पॉलिटिकल का मॉडल उसने पूछा हुआ है, एनवायरनमेंट पूछा हुआ है, तो आपको पॉलिटिकल का पॉइंट ढूंढना है, या आपको साइमल्टेनियसली आप थ्रू आउट द सिनेरियो जैसे पढ़ते जाएंगे, कोई भी पॉइंट रिलेटेड तो आपको पेस्टल मिल जाएगा, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। आपको फ्रेमवर्क, आपके पास पहले ढांचा बना दिया होगा आपने, वहाँ पे आपको सिर्फ चीज़ें क्या करनी है, पुट करनी होंगी। ये हैं आपके लिए चीज़ें ईजी, ये आपके लिए क्या हो रही हैं, चीज़ें ईजी हो रही हैं। आप जो है ना कॉपी पेस्ट को ऐसा ना समझें कि नहीं करना। मैं ये बोलता हूँ कि 70 to 80% आपकी चीज़ें डिपेंड ही कॉपी पेस्ट करती हैं। आज से मेरा रूल याद रखें। अभी जैसे मैंने, हो सकता है आज की क्लास में हम करें कि पास्ट पेपर्स को साथ साथ करेंगे, या कि कल वाली क्लास में, अगली क्लास में होगा, लेकिन एक रूल याद रखें, टेक्निकल नॉलेज जैसे आज से पढ़ रहे हैं, आपको टेक्निकल नॉलेज पता होनी चाहिए, पेस्टल में क्या पॉइंट आ सकते हैं, P4 क्या है, E4 क्या है, ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए। आपको टेक्निकल नॉलेज याद होगी। हम जो है कि फिर पास्ट पेपर से सबसे पहले अभी जो शुरू करने जा रहे होंगे, फिर चीज़ें आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। क्या, सबसे पहले आपकी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई कि आप पॉलिटिकल का पॉइंट सिनेरियो में ढूंढ पा भी रहे हैं या नहीं। वो चीज़ें आप अभी ढूंढ नहीं पा रहे होंगे, कोई कोई बच्चा जल्दी में ढूंढ लेगा, कोई कोई किसी को ढूंढने में अभी मुश्किलात आ रही होंगी। वो हम चीज़ें करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, टेक्निकल नॉलेज, फिर ढूंढना सीखेंगे, ढूंढ के उसको कॉपी पेस्ट करना है। तीसरा फिर हमें क्या करना है, अपना पॉइंट। अगर आपकी सबसे पहले टेक्निकल नॉलेज ही नहीं होगी तो आपको ढूंढना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। टेक्निकल नॉलेज जैसे हो जाएगी, आप जैसे ढूंढ लेंगे ना, फिर आपके लिए अपना पॉइंट डालना ना इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आपका सबसे पहले मसला है कि आप ढूंढ पाए। अगर आपने ढूंढ लिया और कॉपी पेस्ट कर लिया ना, फिर अपना पॉइंट डालना आपके लिए इतना मुश्किल नहीं हो रहा होगा। इंशाल्लाह हम चीज़ों को देख रहे होंगे इस चीज़ से। तो मैंने क्या बताया, फ्रेमवर्क किस तरीके से मतलब जो है कि मॉडल्स आपको मतलब एक आपके लिए फ्रेमवर्क कैसे बनाते हैं। टू हेल्प देम अप्रोच द प्रैक्टिकल टास्क दैट दे विल नीड टू कंप्लीट एन स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर, वही बात बताई हुई है। द यूज ऑफ मॉडल्स इन द एग्जाम विल बी जजमेंट मेड बाय स्टूडेंट। अब आप लोग यहाँ पे परेशान होंगे कि भाई हम कैसे जज कर सकते हैं कौन सा मॉडल यूज़ करना है। वो आपका भाई बताएगा। भाई क्या बताएगा, जैसे हम पढ़ते जाएंगे चीज़ें आपको समझ आ जाएगी कहाँ पे कौन सा मॉडल लगना है। आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें ये आपकी हो जाएंगी। आपने सही मॉडल लगाया, आपकी क्या हो जाएंगे भाई, प्रोफेशनल स्किल्स मार्क आपके अवेल हो जाएंगे एज अ पार्ट ऑफ दी ACCA प्रोफेशनल स्किल्स फॉर एनालिसिस एंड एवोल्यूशन। अगर आप सही मॉडल लगाते हैं, आपके 2 प्रोफेशनल स्किल्स यहाँ पे कुछ ना कुछ मार्क्स उसके वहाँ पे आपको मिल रहे होंगे। Students are advised to use models which they judge to be relevant for a particular task or scenario to generate the scope of their answer। जहाँ पे उसने पूछा हुआ है, आपको समझ आ गई
कि यार यहाँ पे मॉडल यूज़ करना है। कहीं कहीं पे देखें जैसे पेस्टल पोर्टर है ना, आपको वो सीधा सीधा बता देगा, या एक दो टर्म्स वो यूज़ करता है जो हम आज की क्लास में अभी पढ़ लेंगे। आपको समझ आ जाएगी यार ये टर्म यूज़ किया हुआ है तो इसमें मुझे क्या है कि पेस्टल यूज़ करना है, या ये यूज़ किया हुआ है तो मुझे पोर्टर 5 से यूज़ करना है। आगे चल के कुछ कुछ वो ऐसे यूज़ करता है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा कुछ ऐसे करता है, तो वहाँ पे आपको जो है कि सीधा सीधा नहीं बताया हुआ। लेट सपोज जैसे एसएफए हम करेंगे तो वो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर ऐसा कोई चीज़, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट उसने पूछी है तो हम यहाँ पे कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे होंगे। वहाँ पे थोड़ी आपकी जजमेंट इस तरीके से होती है कि डायरेक्टली उसने नहीं बताया हुआ, अगर आपने मॉडल यूज़ कर लिया तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल स्किल्स के मार्क्स मिल रहे होंगे। अब नोट में यही बताया हुआ है कि भाई जो इंपॉर्टेंट मॉडल्स एंड थ्योरी हैं वो आपकी इंक्लूडेड हैं आपके इन नोट्स में। अब इस एग्जांपल से तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ पेस्टल एंड पोर्टर 5 फोर्सेस की कैसे कौन से लेवल पे कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे होंगे। अब इन डेप्थ हम जो है कि शुरू करने जा रहे हैं आपका भाई, बिस्मिल्लाह करते हैं। द पेस्टल मॉडल है क्या भाई? अब मैंने आपको बताया ना, जजमेंट या पेस्टल में आपके सीधा सीधा ये नहीं कहेगा कि भाई एनालाइज द पेस्टल मॉडल या एनालाइज द पेस्टल, कुछ करके ऐसे नहीं कर सकता। डायरेक्टली वो पूछ भी सकता है, लेकिन वो अभी जो वर्ड्स यूज़ करता है, क्या यूज़ करता है, एनालाइज द कंट्री इन्वायरमेंट, मैक्रो इन्वायरमेंट या जनरल इन्वायरमेंट। क्या मेरे भाई मैंने बोला कंट्री इन्वायरमेंट। देखिए कंट्री लेवल पे मैंने क्या बताया, पेस्टल हम कब यूज़ करते हैं, कंट्री लेवल पे फैक्टर्स पे। ये तो आपको इजीली शायद पता चल जाए। मैक्रो थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि पेस्टल के लिए मैक्रो और इंडस्ट्री के लिए क्या यूज़ करता है, माइक्रो। क्या, मैक्रो एंड माइक्रो, बड़े लेवल पे छोटे लेवल पे। तो इस वर्ड में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा इन चीज़ों को अपने प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, रट्टा लग जाएगा आपका। मैं सिंपल ये चीज़ बोलना चाहूँगा। जनरल इन्वायरमेंट, जनरल इन्वायरमेंट आपका यूज़ किया हुआ है उसने, आपका स्मार्टवेयर एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, उसमें यूज़ किया एनालाइज द जनरल इन्वायरमेंट। तो ये वर्ड्स आपके यूज़ कर सकता है, तो आपको इनसे यह पता होना चाहिए कि आपको कौन सा मॉडल यूज़ करना है मेरे भाई। अब है क्या, द मॉडल शुड अलो अ बिजनेस टू असेस द ग्रोथ पर्सपेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्री विद इन विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। द पेस्टल मॉडल लुक्स एट द मैक्रो एनवायरनमेंट यूजिंग द फॉलोइंग हेडिंग्स। ठीक है भाई, पर्पज़ क्या है इस मॉडल का वो हमने देख लिया। अब आपको हेडिंग्स डालते जानी है। मैंने आपको क्या क्या बार बार क्या बताता हूँ, P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, सोशल, PES टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल, लीगल। क्या है, इनसे रिलेट करता है भाई। अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आप देखेंगे क्या, आपको पॉलिटिकल देखें, इस पेपर को तभी बोला जाता है, कॉमन सेंस के बेस पे भी ये पेपर पास होता है। क्यों? अगर आपको P फॉर पॉलिटिकल पता है, पॉलिटिकल आप चीज़ें देख रहे हैं भाई कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंडिविजुअल पे, कंट्री के लेवल पे क्या क्या एक इंसान को मसले मसाइल फेस करने पड़ रहे होते हैं। पॉलिटिकल में क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं। द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी पे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि कैसे हम हिट हो सकते हैं टैक्सेशन पॉलिसी पे। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखें, एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर उसकी टैक्सेशन पॉलिसी या कॉरपोरेशन टैक्स बढ़ जाएगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा भाई, उसका रेवेन्यू कम हो जाएगा। उसके लिए जो है कि चीज़ें हार्डल्स पैदा हो रहे होंगे। अगर पाकिस्तान में कोई चीज़, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है, अगर उसके कंपैरिजन में साथ वाले कंट्री में या कहीं कंट्री पे टैक्स के हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं या टैक्स बहुत कम है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहेगी कि मुझे वहाँ पे मूव हो जाना चाहिए। इससे ओवरऑल कंट्री के हालात भी ख़राब होते हैं। अगर बिजनेस के ऊपर टैक्स ज़्यादा होगा तो बिज़नेस के लिए वो चीज़ें क्या हो रही होंगी, आइदर अगर टैक्स के पॉइंट्स आपके लिए फेवरेबल हैं तो आप फेवरेबल के हिसाब से लिखेंगे, अगर आपके लिए फेवरेबल साबित हो रहे हैं तो हम अनफेवरेबल के हिसाब से जा रहे होंगे। गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, अब गवर्नमेंट जाहिर सी बात है अगर स्टेबल नहीं होगी तो आपकी प्लानिंग उस तरीके से नहीं होगी। चीज़ें आपके लिए क्राइसिस वाला माहौल बना हुआ होगा। एज अ बिजनेस आप उस चीज़ों को सफ़र कर सकते हैं। एंड फॉरेन ट्रेड रेगुलेशंस, बेसिकली देखना क्या है। अब देखें ये तो लिमिटेड, अब मैं पूरी बुक इसके हिसाब से नहीं पढ़ सकता, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। पॉलिटिकल, गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है, गवर्नमेंट अगर सब्सिडीज़ वगैरह दे रही है, नहीं दे रही। हमें पॉलिटिकल में जो चीज़ ढूंढनी है ना, वो क्या चीज़ ढूंढनी है, यही लिखा हुआ है बेसिकली। गवर्नमेंट एक्शंस आर विथ यू और अगेंस्ट यू। जो गवर्नमेंट के सिनेरियो में गवर्नमेंट या पॉलिटिकल जो भी पॉइंट डाला हुआ है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो सिनेरियो में दी होगी वो
आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल में जा रहे हैं या अनफेवरेबल में जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पॉलिटिकल का पॉइंट ढूंढेंगे जो भी रिलेटेड होगा। अब ये लिमिटेड वर्ड कुछ यूज़ किए हैं कि भाई टैक्सेशन पॉलिसी है, गवर्नमेंट स्टेबल है, फॉरेन ट्रेड है, ज़ाहिर सी बात है आपका फॉरेन ट्रेड के हिसाब से आपकी चीज़ें हिट हो रही होती हैं, एक्सचेंज पॉलिसीज़ क्या हैं क्या नहीं है, ये सारी गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी हमारे पॉइंट होंगे ना, हम क्या करेंगे वो हमारे पॉलिटिकल में आ जाएंगे। आइदर वो फेवरेबल होंगे या अनफेवरेबल होंगे, ये डिस्कशन बाद की है। पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर हमारे लिए ये जजमेंट पास करना या ये अपना पॉइंट डालना ईजी हो जाएगा कि भाई अगर सिंपल बोल रहा है भाई आपकी टैक्सेशन पॉलिसीज बढ़ रही हैं, एज एन ऑर्गेनाइजेशन टैक्स बढ़ाया जा रहा है, सॉरी, तो आप क्या बोलेंगे इसको, आपके लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? सीधी बात बोलेंगे एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए वो चीज़ें अनफेवरेबल हैं। अगर वो बोल रहा है कि भाई गवर्नमेंट टैक्स में कमी ला रही है एक बिजनेस के लिए, या आप जिस सेक्टर में काम करते हैं उसके लिए बोल रहे हैं टैक्सेशन कम कर रही है या टैक्स नहीं लिया जाएगा, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, फेवरेबल होगा। आप जिस बिजनेस में, जिस ऑर्गेनाइजेशन आप जो ऑपरेट करते हैं उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, तो ये चीज़ें क्या होंगी आपके लिए फेवरेबल ट्रीट हो रहेंगी। वो ये जो चीज़ें अब आपके अकॉर्डिंग टू सिनेरियोज होती होंगी। तो इस पे ऐसे बेस नहीं करना, हमें ये देखना है कि पॉलिटिकल, तो मैं अगर बोलूँ ना आपको सिर्फ पॉलिटिकल का पॉइंट याद होना चाहिए, सिर्फ पॉलिटिकल याद होना चाहिए, P फॉर पॉलिटिकल, तो आपकी चीज़ें आपके वारे न्यारे लग जाएंगे मेरे भाई। तो मैंने क्या बोला, P फॉर पॉलिटिकल याद होगा तो आपके काम हो जाएगा आपका। उसके बाद हम आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में क्या है भाई, द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंक्लूड्स इंटरेस्ट रेट्स। भाई जाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट पे आपका पूरी इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ता है, आपकी बिजनेसेस, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, बंदा कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, लोन्स, इन सब चीज़ों पे बैंकिंग पूरी जो है कि आपका सेक्टर इन चीज़ों पे चल रहा होता है। तो इन चीज़ों का अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ पे पॉइंट आपको कुछ पॉइंट मैंने बताए हुए हैं, ये पॉइंट होंगे, जैसे सिनेरियोस करते जाएंगे तो आपके मज़ीद पॉइंट्स जो है ना वो डेवलप होते जाएंगे, आप नोट करते जाएंगे, आपके जहन में बनते जाएंगे कि क्या क्या रिलेटेड चीज़ें आपकी आ सकती हैं। इन्फ्लेशन है, बिजनेस साइकिल्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्पोजल इनकम एंड एनर्जी अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपके दिए हुए हैं। ओवरऑल हमें ये देखना है इकोनॉमिक में, देखें अगर इन्फ्लेशन ये सारी चीज़ें हो रही होंगी तो एक आवाम की डिस्पोजल इनकम ही कम होगी। आपका जो बिज़नेस होगा, कुछ भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप कपड़े बेचते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर आवाम के पास खर्च करने की सलाहियत ही नहीं है, मैंने आपको जैसे एग्जांपल दी थी घर वाली, अगर बंदे लेट सपोज वो उनका कुछ बजट होता है कि भाई 5,000 का हमें कुछ ना कुछ ऐसा लेना है, कपड़ा लेने हैं या कुछ करना है। अब जब टैक्स बढ़ गया, लेट सपोज उनका खर्चा पूरा आउट हो गया, अब उनकी डिस्पोजल इनकम क्या हो गई, डिस्पोजल इनकम कम हो गई। इकोनॉमिक हालात क्या हो गए, बहुत ख़राब हो गए टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से। देखें ये भी हम चीज़ें देखेंगे, ओवरलैपिंग पॉइंट हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे उनको मैनेज करके लिख सकते हैं। क्या हो गया, इकोनॉमिक हालात जैसे उनकी डिस्पोजल इनकम ही कम हो गई, डिस्पोजल इनकम उनकी इतनी हो गई कि अब वो खर्च नहीं कर सकते। अगर खर्च नहीं करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी भाई, बिजनेस के लिए ये चीज़ अनफेवरेबल हो रही होगी। उसके बाद आ जाता है आपका भाई सोशल में क्या देखते हैं, द सोशल कल्चर इन्वायरमेंट इंक्लूड्स पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक्स, सोशल मोबिलिटी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, लाइफ स्टाइल चेंजेस, एटीट्यूड्स टू वर्क्स एंड लेजर्स, लेवल्स ऑफ एजुकेशन एंड कंजम्पशन। सोशल में बेसिकली आपकी जो चीज़ें आ जाती हैं, आपका एज फैक्टर भी आ जाता है, जहाँ पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे किस एज के लोग रहते हैं। देखें अगर आपकी पॉपुलेशन वहाँ पे करंटली हमारे यहाँ पे तो नहीं, अगर हम देखें इटली वगैरह का अभी एग्जांपल सामने आ रहा है कि वहाँ पे जो है कि यंग एज के बच्चे वहाँ पे नहीं है। अब देखें यंग एज होना आपके लिए वर्क फोर्स, जाहिर सी बात है बूढ़े तो काम नहीं कर पाएंगे ना उस लेवल का, या बूढ़े काम कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें सोशल इन्वायरमेंट पे आती है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे अगर पर्टिकुलर आपके एरिया में, जियोग्राफिकल एरिया में काम करती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास लेबर नहीं होगी, अगर सोशल एज के फैक्टर के हिसाब से देखें, या वहाँ पे जो है कि
अगर ओल्ड एज वाले बंदे हैं, आप कोई ऐसे बिजनेस करते हैं, आपका प्रोडक्ट ओल्ड एज वाइज जो है कि प्रोडक्ट्स आपके वहाँ पे जो है कि आपकी वहाँ पे पॉजिटिव आपके लिए फ़ायदा साबित हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू सिनेरियो आपकी डिपेंड करती हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि सोशल में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक्स, सोशल मोबिलिटी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ज़ाहिर सी बात है इनकम, ज़ाहिर सी बात है अगर ज़्यादा होगी सोशल की तो उनकी स्पेंडिंग भी ज़्यादा होगी, इकोनॉमिक हालात आपके अच्छे होंगे। पॉलिटिकल, अगर ज़ाहिर सी बात है देखें इंटर रिलेटेड भी हो जाती हैं चीज़ें, यही बोल रहा हूँ। ओवरलैपिंग पॉइंट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट स्टेबल होगा तो ओवरऑल इंडिविजुअल की जो है कि जीडीपी जो है कि हमारी अच्छी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड भी हो जाती हैं और हमारे लिए फेवरेबल भी साबित हो रही होती हैं। अगर स्टेबल नहीं है चीज़ें तो हमारे लिए वो सारी चीज़ें अनफेवरेबल साबित हो रही होंगी। अब टेक्नोलॉजिकल में हम क्या चीज़ें देख रहे होते हैं, द टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन रिसर्च। आपकी जो गवर्नमेंट है, आप जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आपकी है, पाकिस्तान में, इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में, यूएस में, देखिए हमारे खित्ते में ना थोड़ा टेक्नोलॉजी को इतना नहीं जो है कि ना, हमारे तो बंदे गायब भी किए जाते हैं ना। तो इससे होता क्या है कि हम पीछे हो रहे हैं भाई। अब यूएस में जाएं, वहाँ पे जो है कि इनोवेशन वाले दिमाग को भाई तरजीह दी जाती है, तभी उन्होंने नई नई चीज़ें भाई सारी चीज़ें ईजाद करी हुई हैं। तो क्या है कि आपकी गवर्नमेंट आपको क्या फेवर दे रही होती है टेक्नोलॉजी से, वो कितना जो है कि फिजिबल है या रिलेक्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपके लिए वहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिनेरियो हम देख रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी से क्या चीज़ें पर्टेन कर रही हैं, इधर वो हमारे लिए फेवरेबल या अनफेवरेबल हो रही हैं। न्यू डिस्कवरीज एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री फोकस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एफर्ट्स, स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर्स एंड रेट्स ऑफ ऑब्सिलेंस। यही है टेक्नोलॉजिकल में, हम वही चीज़ें देख रहे होते हैं कि चीज़ों का क्या है कि आप जो है कि जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं या क्या, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री, हर साल नया मॉडल आना ही आना है। देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कम हो जाता है। टेक्नोलॉजिकल हम चीज़ें क्या है कि हमें जल्द से जल्द इनोवेट करना होगा। अगर इनोवेट हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रही होगी तो हम चीज़ों को सफ़र कर रहे होंगे, या हम जिस कंट्री में अगर हमारा गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं होते तो हम चीज़ों को उस तरीके से टैकल नहीं कर पा रहे होंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, मेनली स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट आ सकता है इस चीज़ों से। अब इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल में हम क्या चीज़ें देखते हैं, आपकी चीज़ें जो है कि माहौल के हिसाब से ग्रीन इको फ्रेंडली हैं या नहीं है, वो चीज़ें देख रहे होते हैं। द इकोलॉजिकल एनवायरमेंट समटाइम्स जस्ट रिफर्ड एज द एनवायरमेंट considers the ways in which the organization can produce its goods and service within the minimum environmental damage। अब देखें चीज़ें गो ग्रीन के नाम से जा रही हैं चीज़ें। अब हम जब एटीएम में भी जाते हैं, आप देखते हैं कि वो बोलता है कि रिसिप्ट निकालनी है या गो ग्रीन जाना है, आपको ऐसा देता है कि भाई हाँ, एक तो पैसे भी लग गए हैं भाई, 3 रुपये तुम्हारे 4 रुपये कटेंगे उसके अगर पर्ची तुम निकाल रहे हो, या तुम गो ग्रीन इंसान के बच्चे बनना चाहते हो पर्ची नहीं निकाल के भाई पेड़ों को। अब देखें ना, ये प्रोसेस है ना, पेड़ कट रहे हैं, पेड़ कट के हमारे वो कागज़ बनता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम वो जितना हम उन चीज़ों को कम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा फ़र्क पड़ रहा होगा पेड़ों पे। पेड़ कम कटेंगे तो हमें अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, हमारा ओजोन लेयर के मसले मसाइल कम होंगे। जिस तरीके से दुनिया ओवरऑल देखें ना, हम यहाँ पे अगर चीज़ों को सही से नहीं कर रहे होंगे, हैंडल नहीं कर रहे, ओवरऑल पूरी दुनिया जो है कि सफ़र कर रही है। तो इकोलॉजिकल ओवरऑल जो है कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं, एक को हमारे एनवायरनमेंट को बचाने की तरफ जा रही हैं। अगर आप उस चीज़ में आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, बेहतर कर रही है, तो आपके लिए वो चीज़ें पॉजिटिव साबित हो सकती हैं। लीगल में क्या आ सकता है, द लीगल एनवायरनमेंट कवर्स इन्फ्लुएंसेस सच एज टैक्सेशन। गवर्नमेंट का वही पॉइंट आपका यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि लीगल गवर्नमेंटल इंटरकनेक्टेड हैं, तो वही पॉइंट आपका आ सकता है। आपको ये भी लग सकता है कि ये चीज़ लीगल में भी डाल सकता हूँ, गवर्नमेंट में डाल सकता हूँ। हम जब आज का आई डोंट थिंक, ये मुझे नहीं लगता कि इतना हम टाइम कवर पर कर पाएंगे। कल की क्लास में हम बिल्कुल देख लेंगे ये चीज़। सिनेरियो जो हम पहला पास पेपर देखेंगे उसमें यही चीज़ है कि एक पॉइंट आपके लिए गवर्नमेंट के हिसाब से भी हो रहा है, आप उसी चीज़ को लीगल में भी डाल सकते हैं, और फेवरेबल अनफेवरेबल के हिसाब से भी आप चीज़ें बता सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट लॉ, ये आपको लीगल में सबसे पहले याद रखना है। एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आपको पॉइंट कोई भी दिया होगा ना, आप इसको ज़रूर आपको याद रखना है कि कोई भी लॉज, आवर्स, रेट कुछ भी दिया हुआ है तो आप उसको लीगल में सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर लेंगे। मोनोपोली लेजिस्लेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉस, बेसिकली यहाँ पे सिंपल मैं आपको बताऊँ,
पेस्टल में मैंने क्या बताया, P4 पॉलिटिकल से रिलेटेड कोई भी मसले मसाइल कोई भी चीज़। अब ये यहाँ पे मैं आपको जनरल चीज़ें कितनी बताऊँ, जितनी बताऊँ शायद कम पड़ेंगी। यह चीज़ें मैं इनको लिमिटेड इसलिए रख रहा हूँ ताकि हमारी चीज़ें सिनेरियो से, आप इन चीज़ों 2-3 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट ना हो, ताकि ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में कोई नई चीज़ आ रही है तो आप उसको देख के आप परेशान हो जाएं। तो हम क्या करेंगे, अपना बेस जो है कि सिनेरियोज जैसे देखते जाएंगे, हम चीज़ों को देखते जाएंगे कि हमारे लिए क्या क्या और फर्दर पॉइंट्स आ रहे हैं। मैक्सिमम यही चीज़ें हमने कवर भी कर ली हैं और बाकी चीज़ें सिनेरियो से हम देखेंगे कि आपको P4 पॉलिटिकल से पॉइंट्स ढूंढने हैं भाई, इकोनॉमिक के रिलेटेड कोई कैसे पॉइंट ढूंढना है। जैसे हम पास पेपर देखेंगे अगली क्लास में सिनेरियो में, तो हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे कि हमें इनसे रिलेटेड पॉइंट ढूंढने कैसे हैं, किस फोकस के हिसाब से ढूंढने हैं। अभी तक आपको सिर्फ जो याद रखना है अगली क्लास तक, मुझे ये आपसे फेवर चाहिए, पेस्टल में बोलूँ P4 पॉलिटिकल इकोनॉमिकल, जो पॉइंट इसमें एक एक दो लिए हुए हैं। P4 पॉलिटिकल भाई, टैक्सेशन पॉलिसीज़, गवर्नमेंट कोई सब्सिडीज़ दे रही हैं नहीं दे रही हैं, ये कुछ पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अगर ये पॉइंट याद होंगे तो आपको चीज़ें सिनेरियो में ढूंढना आसान हो जाएंगी। अब मैंने आपको ये चीज़ें जब पढ़ता गया हूँ, ये बताता गया हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या है कि जो पॉइंट आप ढूंढेंगे ना, जो भी पॉइंट आइदर वो क्या होगा भाई आपके लिए, या तो फेवरेबल हो रहा होगा या तो अनफेवरेबल होगा भाई। जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी अगर बढ़ा रही है तो अनफेवरेबल है, कम कर रही है तो हमारे लिए फेवरेबल है। ओवरलैपिंग पॉइंट्स का भी मैंने आपको थोड़ा जिक्र ये बताया कि एक पॉइंट मल्टीपल फैक्टर्स को हिट कर रहा है, एक पॉइंट मल्टीपल फैक्टर्स को हिट कर रहा है। इसका एग्जांपल नीचे अच्छे से बिल्कुल समझ लेंगे, जो है कि कोविड के एग्जांपल से। उसके बाद आपको बताना है इम्पैक्ट। देखें यार, मैंने क्या क्या 3 चीज़ों का रूल बताया था आज। टेक्निकल नॉलेज होगी, क्या होगी, टेक्निकल नॉलेज होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, टेक्निकल नॉलेज। उसके बाद हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आइडेंटिफाई के बाद हम अपना पॉइंट डालेंगे, जो बेसिकली क्या होता है, इम्पैक्ट। अगर चीज़ें आपके लिए फेवरेबल होंगी तो आप उसका इम्पैक्ट आपके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवर में आपका इम्पैक्ट आ रहा होगा, दैट सी बात है। इम्पैक्ट नहीं, बेसिकली मैं उसको बोलूँ कि आपके लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी, फेवरेबल हो रही होंगी। अगर वो आपके लिए अनफेवरेबल होंगी तो आपके लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन पे क्या आ रहा होगा, वो इम्पैक्ट आ रहा होगा। तो वो बेसिकली अपना पॉइंट जो आपको है कि लिखना है। कैसे लिखना है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे, तो हम उस चीज़ में देख रहेंगे कि इसको कैसे लिखना है। अब हम ओवरलैपिंग के पॉइंट को हम सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं कि क्या है भाई। एग्जांपल ऑफ कोविड-19 फॉर ओवरलैपिंग। कोविड-19 फर्स्टली इम्पेक्टेड ऑन सोशल। भाई सोशल पे इम्पेक्ट किया, हमारा घर से बाहर निकलना ये वो बंद हो गया, हम क्या हो गए, हाउस अरेस्ट हो गए भाई। देन गवर्नमेंट टुक एक्शन एंड इनिशिएटेड लॉकडाउन एंड दैट इफेक्टेड द इकोनॉमी। जाहिर सी बात है क्या होगा, पूरी इकोनॉमी बैठ गई। क्यों, कैसे बैठ गई, ड्यू टू फिक्स कॉस्ट वाज बीइंग इनकर्ड एंड देयर वर नो सच सेल टू रिकवर दोज एक्सपेंसेस एंड बिजनेस फेस लॉसेस। देखें, बिजनेसेस जिनके थे, जो बिजनेसेस रेंट वाले थे, अब उनकी सेल तो इतनी हो नहीं रही। जाहिर सी बात है, आवाम ही बाहर नहीं है, ठीक है। जो किन बिजनेस को फ़ायदा हुआ, किन को नुकसान हुआ, नीचे एग्जांपल्स में बताए ही हुए हैं। जिनकी रेंट थी वो तो उनकी फिक्स कॉस्ट भाई बनी हुई है ना, फिक्स कॉस्ट, उनकी फिक्स कॉस्ट लग रही है, रेंट है, बाकी और कोई खर्चे हैं। लेट सपोज वो दुकान चला ही नहीं रहा, लेकिन उसकी रेंट तो जाएगी ना। मैं सोच लूँ कि बिल और बाकी और कोई खर्चे नहीं है, लेकिन अगर रेंटेड है तो उसकी रेंट की कॉस्ट तो जा रही होगी ना। अगर उसकी सेल इतनी नहीं हो रही है, बिल्कुल ही नहीं हो रही थी, तो उनके लिए क्या हो गया, ये ओवरऑल हमारी इकोनॉमी पे भी मसला आया। तो ओवरऑल क्या हो गया, गवर्नमेंट की डिसीजन की वजह से हमारी सोशल लाइफ तो हिट हुई ही हुई, ज़ाहिर सी बात है, निकल नहीं रहे, मेंटली हम परेशान हो गए, इकोनॉमिकल पूरे हालात जो है कि हमारे धड़म भड़म हो गए। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल जो है कि मल्टीपल ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि आपका एक कोई फैक्टर, एक कोई इवेंट मल्टीपल पॉइंट्स को भी आपका जो है कि हिट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने अब सबको ही एक में डाल दिया। कोशिश करना है, ये चीज़ आपको तब यूज़ करनी है जब आपको कोई अलग पॉइंट उस पॉइंट के लिए या उस जो है कि हेडिंग के लिए नहीं मिल रहा, तो हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। पूरा ऐसे नहीं करना कि आपने एक ही सिनेरियो बताया। वेरस कोविड का तो वो एग्ज़ाम में पूछ ही नहीं सकता। अब जैसे आप एग्ज़ाम में जाते हैं, आपको वो अभी तो आज आती है कि हेडलाइन की भाई कोविड से रिलेटेड कोई चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, तो ये तो यूज़ नहीं कर सकता। इसको समझने का मैंने क्या बताया कि एक पॉइंट मल्टीपल चीज़ों को हिट कर सकता है, लेकिन इसको हम तब यूज़ करेंगे जब आपको कोई ईजीली पॉइंट उस पॉइंट से रिलेटेड नहीं मिल रहा, तो हम इस चीज़ को यूज़ कर रहे होंगे। सही हो गया मेरे भाई। अब किन के लिए अनफेवरेबल होगा भाई, ट्रैवलिंग इंडस्ट्री। जाहिर सी बात है, ट्रैवलिंग इंडस्ट्री पूरी बैठ गई। लोगों को निकलना ही घर से अगर अलाउड नहीं था, तो ट्रैवल इंडस्ट्री पूरी जो है कि आपकी बैठ गई भाई।
सिनेमाज वही रीज़न, टूरिज़्म भी वही रीज़न, शॉपिंग मॉल्स भी वही रीज़न। अगर बाहर ये सारी चीज़ें क्या है, सोशल लाइफ वाली, अगर लोग निकलेंगे तो यहाँ पे जाते थे। अब लोगों को इतना डर बना हुआ था कि भाई निकलेंगे तो हमें जो है कि कोरोना भाई लग जाएगा, तो इस वजह से लोग निकल ही नहीं रहे थे। रेस्टोरेंट्स एंड इंश्योरेंस को कैसे, ये पॉइंट है पूछने वाला कि भाई इंश्योरेंस के कैसे, किसके इंश्योरेंस के लिए कैसे अनफेवरेबल होगा। अब इंश्योरेंस का मैं देखूँ ना, अगर बिजनेस जो है कि मॉडल उनका क्या है कि वो आपसे इंश्योरेंस की आपकी एक रकम जाती है। अब इंश्योरेंस बहुत तरीके होते हैं, डेथ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस। अब उसमें आपका आता है हेल्थ इंश्योरेंस। क्या आता है? हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस में जो बंदे बेड पकड़ के गए भाई, उनका क्या है कि भाई अब इंश्योरेंस कंपनी को उनका क्या करना है भाई, इंश्योर्ड अमाउंट देना है। अब देना है तो इनका क्या होता है, बेसिकली जो आपसे पैसे लिए होते हैं वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट इनकी की होती है, जगह ली होती हैं गोल्ड में मल्टीपल। वो अब उनका ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल जो है कि डिसीजन है कहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब इतने लोगों को जब आ गई तो भाई इनको अपनी इन्वेस्टमेंट सेल करनी पड़ी। जाहिर सी बात है, इन्वेस्टमेंट अगर सेल करनी पड़ी, जहाँ पे इनको इन्वेस्टमेंट, लेट सपोज सिंपल इन्होंने किसी बैंक में ही रखा हुआ होगा, लेट सपोज 10 करोड़ पे इनका इंटरेस्ट आ रहा था, 10 लाख रुपए या 1 लाख रुपए भी भले मैं मान रहा हूँ इनकम थी, वो गई। अब 10 करोड़ तो सिर्फ नहीं गए होंगे, पूरी दुनिया में ये मारा मारी चली हुई थी। तो लोग जो बेड पकड़ के भाई बैठ गए, तो इनको क्या करनी पड़ी, अपनी इन्वेस्टमेंट रीइंबर्स करवानी पड़ी। तो इन सेस में इनके लिए भी ये चीज़ें अनफेवरेबल हुई। फेवरेबल किन के लिए हुई भाई? हॉस्पिटल्स की तो भाई चांदी हो गई ना, बेड तो खाली है ही नहीं ना। फार्मास्यूटिकल्स के लिए भी जाहिर सी बात है, दवाएं बिक रही हैं। पेनाडोल लोग धड़ाधड़ खाए जा रहे थे, एंटीबायोटिक खाए जा रहे हैं, तो क्या हुई, फार्मास्यूटिकल्स के लिए भी ये चीज़ें फेवरेबल हुई। ऑनलाइन फूड डिलीवरी, फूड पांडा, आपकी ये जो चीज़ें हैं ये आपकी एनहेंस हो गई। जो इतना ऑनलाइन नहीं था, अब लोग जो मजबूर हैं, जाहिर सी बात है निकल ही नहीं सकते, जिनको खाना है या ओवरऑल और भी चीज़ों की डिलीवरी, फूड पांडा हर चीज़ की डिलीवरी कर रहा है, तो इनकी क्या हो गई, इनकी भी डिमांड बढ़ गई। तो इनके लिए भी ये चीज़ फेवरेबल हुई। जूम, ऑनलाइन टूल्स, जो भी ऑनलाइन टूल्स से आपकी देखें मीटिंगें घरों से हो रही है, सब काम है, कॉलेज आपके स्कूल्स जो है कि सारे ऑनलाइन हो रहे थे, इनका देखिए यूज़ बढ़ गया। तो इन सब चीज़ों कहाँ मिलता है, इन सब चीज़ों को यूजेज से ज़्यादा जो है कि फ़ायदा होता है एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू। आगे चल के जब टेक्नोलॉजी का रिलेटेड आप चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। सब्सक्रिप्शन होती हैं इन सब चीज़ों की, तो इनको क्या होगा, ये सब चीज़ें क्या हुई, इनके लिए भी ये चीज़ें फेवरेबल साबित हुई। लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, इनकी जाहिर सी बात है, जिनके पास नहीं थे लैपटॉप्स, बच्चे, क्रोम बुक देखें कितना फिर ऑप्शन बढ़ गया। क्रोम बुक का पहले इतना नहीं था रुझान, कोविड के बाद इनका बहुत आ गया। तो इन सब चीज़ों को क्या हुआ, कोविड की वजह से देखें मल्टीपल फैक्टर्स, किसी के लिए अनफेवरेबल हो रहे हैं, किसी के लिए फेवरेबल हो रहे हैं। नेटफ्लिक्स, ये सारी, गोल्ड जो है कि गोल्ड आपका क्राइसिस में ऊपर जाता ही जाता है। क्रिप्टो जो है कि वो भी अनरेगुलेटेड आपकी करेंसी होने के बावजूद उसको भी, वो भी आपके भाई फेवरेबल हो गया भाई। तो हमने यहाँ पे क्या देखा है, पेस्टल मॉडल देखा है। अब आपके लिए ये एक है, हमने बहुत अच्छे से पेस्टल को इन डेप्थ कवर कर लिया है। अब ये जो आपके लिए डिज़ाइन आपके लिए बनी हुई है ना, अच्छी भी लग रही है बहुत माशाल्लाह, लेकिन इसको हमें कुछ नहीं करना। ये सिर्फ इसके लिए इस चैप्टर में मैंने आई थिंक चारों में शायद लगाई हुई है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए, आपको ऐसी इंटरनेट पे लाखों करोड़ों मिल जाएंगी एनालिसिस हर एक चीज़ के लिए, हर एक कंपनी के लिए। स्पेसिफिकली आप एप्पल, अमेज़ॉन, टेस्ला, किसके लिए भी करेंगे, सबके लिए आपको मिल जाएगी। लेकिन आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये चीज़ आपको फ़ायदा नहीं देगी। मैं पढ़ाऊँ भी सही, लेकिन हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। हमने पेस्टल को ज़्यादा अच्छे से देख लिया है। आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, अगर कहीं पे फंसे, समझ ना आए तो भले आपसे मुझसे रब्ता करिएगा भी सही, लेकिन ये आपके लिए इतना रिलेवेंट नहीं है। जो रिलेवेंट होगी, हम अगली क्लास में जो पास पेपर करेंगे वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा, उसको समझना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा। हाँ, इस चीज़ को आप जो है कि अपनी अगर फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं तो इसे प्रेजेंट करके आप किसके लिए, अगर आपके पास प्रोजेक्ट आते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं, उस चीज़ में आपके लिए फेवरेबल है तो आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन पेपर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये आपको चीज़ हेल्प आउट उस तरीके से नहीं करेगी। अब मेन चीज़ पे आते हैं, ड्राफ्टिंग। अब देखें, आपने पेस्टल मॉडल देख लिया, आपको चीज़ें ढूंढनी कैसे है, आपको सिर्फ पता चल गया कि आपको अभी तक नहीं पता कि आपको ढूंढनी कैसे है। सॉरी, जैसे आप पास्ट पेपर देखेंगे तो उसमें भी आपको टाइम लगेगा, आप एक गो में आप नहीं कर सकते। आपको अगर आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी आपको टाइम लगेगा। लेकिन हम
अपना बेस बना देते हैं कि आप जो है कि स्ट्रॉन्ग जब होंगे तो उन चीज़ों को आप कैसे टैकल करेंगे। ड्राफ्टिंग कैसे करनी है भाई, आपको ये रिक्वायरमेंट दी है, प्रिपेयर अ ब्रीफिंग पेपर टू बी प्रेजेंटेड एट द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, which क्या करना है उसको, एनालाइज द इन्वायरमेंट इन which स्मार्टवेयर ऑपरेट एंड कंसीडर हाउ दिस माइट इम्पैक्ट इट्स बिजनेस मॉडल, मिशन एंड स्ट्रेटेजिक गोल। भाई क्या यूज़ करेंगे, कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आपको नहीं पता चल सकता कि आप कौन सा मॉडल यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे इसने कुछ नहीं बताया। क्या बोल रहा है, एनालाइज द एनवायरनमेंट। अब ये जो है कि आपकी स्मार्टवेयर आपका पास पेपर है उसकी रिक्वायरमेंट से उठाया हुआ है। अब आपको जब रिक्वायरमेंट दे रहा होता है ना, वहाँ पे ऊपर भी आपको 3-4 लाइन का पैराग्राफ दिया जाता है कि भाई बोर्ड मीटिंग में ये है कि, और बोर्ड जो है कि ना जनरल एनवायरनमेंट की एनालिसिस चाहता है। क्या चाहता है, जनरल एनवायरनमेंट की एनालिसिस चाहता है। वहाँ पे उसने आपको जनरल एनवायरनमेंट बताया हुआ था। तो ये सिर्फ आपको ड्राफ्टिंग समझाने के लिए आपकी ये टेस्टिंग नहीं थी कि कौन सा एनवायरनमेंट यूज़ होगा या नहीं होगा। वो एंड के इस चैप्टर के एंड में हम जो कि पेस्टल और पोर्टर कर लेंगे तो एक एक्सरसाइज कर लेंगे। बेसिकली मेरा समझाने का जो मतलब है कि हम ड्राफ्टिंग, हमने क्या देख लिया है मेरे भाई, हमने फॉर्मेट्स को पहली क्लास में देख लिया है कि फॉर्मेट्स कैसे होंगे। इसने क्या पूछा हुआ है, प्रिपेयर ब्रीफिंग पेपर, क्या ब्रीफिंग पेपर, तो ब्रीफिंग पेपर की आप हेडिंग डाल देंगे। अगर स्पेलिंग इंग्लिश किसी भी चीज़ का मसला है ना, आप ट्राई नहीं करेंगे अपना लिखने में, एग्जाम में मैं बोल रहा हूँ, कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करें ताकि चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएं, अच्छी हो जाएं। लेकिन पेपर में आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है इस चीज़ का, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ब्रीफिंग पेपर उठा के यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करके बी बड़ा करना है, फॉर्मेटिंग करनी है भाई हेडिंग की, और कंट्रोल बी कर देना है, सिंपल करके रखना है। उसके बाद आपको टू डालना है भाई, किसको करना है, प्रिपेयर ब्रीफिंग पेपर टू बी प्रेजेंटेड एट द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। तो हमें किसको करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डाल दी, फ्रॉम एक्सटर्नल कंसल्टेंट। अब ये कहाँ से आ गया भाई, उस सिनेरियो में आपको आपका रोल बताया हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आपका हर पेपर हर टास्क के हिसाब से भी रोल अलग हो सकता है। तो आपका इस सिनेरियो में आपका जो रोल था वो क्या था, एक्सटर्नल कंसल्टेंट आपने लिख दिया। सब्जेक्ट कहाँ से लाया भाई, एनालाइज द एनवायरनमेंट, ये लिखा हुआ भाई, एनालाइज द एनवायरनमेंट। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, इन्वायरमेंट आप स्मार्टवेयर भी कर सकते हैं, आप अपनी जजमेंट के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स। अब इससे अच्छा कोई पेपर हो सकता है मेरे भाई, आपको डेटा सिनेरियो में दिया होगा, आपको निकालना आना चाहिए, बस इतना ईजी है पेपर ये। उसके बाद आ जाएगी डेट में आप टुडे लिख देंगे, या आपको अगर सिनेरियो में आपके फ्रंट एंड पे जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ पहले दी हुई है, तो आप वो डेट भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी इंट्रोडक्शन की लाइन। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखते हैं, दिस ब्रीफिंग नोट्स या दीज ब्रीफिंग नोट्स विल, दिस ब्रीफिंग नोट्स विल या दीज ब्रीफिंग नोट्स विल, ये रही मेरे भाई, यहाँ से आके ये रही, एनालाइज द एनवायरनमेंट इन विच स्मार्टवेयर ऑपरेट्स एंड कंसीडर हाउ दिस माइट इम्पैक्ट इन बिजनेस मॉडल्स, मिशन एंड स्ट्रेटेजिक गोल। वहीं की वहीं आपकी रिक्वायरमेंट से कॉपी करके पेस्ट कर दी। यही करना है, लिटरली यही करना है। अब बताएं, है इससे अच्छा कोई आसान हो सकता है? ऐसे ही चीज़ें आपको सिनेरियो में पॉलिटिकल से रिलेटेड, इकोनॉमिक से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मिल रही होंगी, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब हाँ, ये क्या है कि टू दी पॉइंट आपको लिखा होगा तो ऊपर वाले तक तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आ जाएंगी चीज़ें। आपने क्या किया भाई, जनरल एनवायरनमेंट उसने पूछा हुआ था, अगर मैक्रो पूछ रहा होता या कंट्री तो मैं अकॉर्डिंगली हेडिंग जो है कि वो डाल देता, या पेस्टल डायरेक्ट पूछ रहा होता तो मैं पेस्टल की हेडिंग डाल देता और नीचे शुरू कर देता अपना क्या, पॉलिटिकल की हेडिंग डाल दी। ऐसे ही एग्जाम में करना है आपको, पॉलिटिकल की डाल दी आपने, इकोनॉमी की डाल के स्पेस दे दी, छोड़ दी, सोशल डाल दी, फिर स्पेस दे दी, छोड़ दी, फिर टेक्नोलॉजी, फिर छोड़ दी। ऐसे पॉइंट सारे लिख के स्पेस दे के छोड़ देना है। और जैसे ही क्या लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट फ्रॉम द क्वेश्चन डेटा एंड एड योर ओन कमेंट दैट it's either favorable or unfavorable for the organization and how it will affect the organization goals। ये आपको वर्ड यूज़ करना है। गोल ऑर्गेनाइजेशन का बताया होगा, ऑर्गेनाइजेशन मिशन क्या है कि अब हर ऑर्गेनाइजेशन का गोल मिशन जो है कि वो एग्जिस्ट क्यों करती है, या गोल अकॉर्डिंग टू जो किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए है, या गोल ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों करती है, वो है कि देखें। अब हर ये मैं आपको इसलिए नहीं बता सकता स्पेसिफिकली, एक ऑर्गेनाइजेशन टीचिंग फील्ड में है तो उसका क्या गोल होगा, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना, सस्ती प्रोवाइड करना, या क्वालिटी पे प्रोवाइड करना। एक और
टीचिंग फील्ड वाली ऑर्गेनाइजेशन का अलग एक गोल, अलग मोटिव, अलग विजन होगा। अगर कोई रेस्टोरेंट या इंडस्ट्री वाली है, फूड इंडस्ट्री में, तो उसका क्या होगा भाई, अच्छा खाना, अच्छी क्वालिटी, चीप या महंगा, ये देखें अकॉर्डिंग टू बिजनेस मॉडल ये सारी चीज़ें वरी कर सकती हैं। तो इसीलिए मैं आपको स्पेसिफिकली नहीं बता रहा, अकॉर्डिंग टू जो सिनेरियो चीज़ें बताई होंगी हम उनसे ये चीज़ें देख के वहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे और बताएंगे कि कोई यार ये बड़ी बड़ी बात नहीं, जो मिशन गोल उसने बताया होगा वो चीज़ हम कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख लेंगे। इम्पैक्ट हमारा वही हो रहा होगा, हम अगर फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, अगर फेवरेबल होगा तो हम अच्छे से प्लानिंग कर पाएंगे। एंड में हम ये बताएंगे कि अच्छे से प्लानिंग है तो हम कुछ ना कुछ फाइनेंशियल जो है कि बता देंगे कि हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, या हम प्लानिंग तक भी रख सकते हैं कि हम अगर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट स्टेबल है तो हम अच्छे से प्लानिंग अपनी लॉन्ग टर्म सही से कर सकते हैं। सही है मेरे भाई। एंड में क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है सिंसियरली, और अपना क्या करना है भाई, एक्सटर्नल कंसल्टेंट। क्या करना है, अब हमने क्या क्या देख लिया, पेस्टल देख लिया हमने। पेस्टल को हमने समझ लिया कि पी फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, ये सारी चीज़ें देख के अगर वो उसकी पूरी ड्राफ्टिंग भी हमने देख ली, ड्राफ्टिंग। अब अगली क्लास में मैं चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे आपका पास पेपर एनएमएस, तो उसमें हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, कॉपी पेस्ट करना। सिर्फ इस लेवल पे सिर्फ आपके मुझे चाहिए कॉपी पेस्ट करना, ठीक है। कॉपी पेस्ट करना सीख जाएंगे, उसके बाद हमें पूरा कैसे ड्राफ्ट करना है वो भी सीख लेंगे। अब इसके बाद हम आपके लिए चीज़ें आप समझना थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएंगी, हम इसको चीज़ को समझ भी थोड़ा जल्दी लेंगे। पोर्टर 5 फोर्सेस। अब मैंने आपको क्या बताया, एक ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनल फैक्टर्स फेस करने होते हैं, अपने घर के मसले मसाइल, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के मसले मसाइल। बाहर जब हम निकलेंगे घर से तो भाई हम क्या, सोसाइटी या एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे क्या मसले मसाइल होते हैं भाई, इंडस्ट्री लेवल पे उसका कॉम्पिटिटर होगा, उसका कस्टमर, ज़ाहिर सी बात है जो बिज़नेस कर रहा है उसके कस्टमर्स होंगे, सप्लायर्स होंगे, कोई थ्रेड्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, मतलब न्यू कंपटीशन आ रहा है, कॉम्पिटिटर पहले कौन एग्जिस्ट करता है, या आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसके सब्स्टिट्यूट क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम कहाँ देख रहे हैं, पोर्टर 5 फोर्सेस में देख रहे हैं। क्या चीज़ें देख रहे होंगे भाई, पोर्टर 5 फोर्सेस में क्या है। अब जैसे मैंने वहाँ पे बताया था कि कंट्री इन्वायरमेंट, मैक्रो इन्वायरमेंट या जनरल इन्वायरमेंट आपका पेस्टल के लिए वर्ड यूज़ होता है, तो ऐसे ही पोर्टर 5 फोर्सेस के लिए क्या यूज़ होता है, मैक्रो, माइक्रो, स्पेसिफिक, मार्केट प्लेस या कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। अगर ये वर्ड यूज़ हो रहे होंगे तो हम क्या समझ लेंगे भाई, हमें कौन सा मॉडल यूज़ करना है, पोर्टर 5 फोर्सेस यूज़ करना है। हम अच्छे से अगर मॉडल यूज़ करेंगे तो हमारी प्रोफेशनल स्किल्स के मार्क्स हमें मिल जाएंगे। अब है क्या, ये कहानी थोड़ी बताई हुई है। पोर्टर लुक्ड एट द स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रीज, इन पर्टिकुलर ही वाज इंटरेस्टेड इन असेसिंग इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, बाय व्हिच ही मेंट हाउ इजी इट वुड बी टू मेक अबव एवरेज प्रॉफिट्स। क्या ऐसी चीज़ें हम देखेंगे जो एवरेज, अगर ऑर्गेनाइजेशन जितना प्रॉफिट कमा रही है उससे हमारे प्रॉफिट एनहेंस हो for shareholders and to fund educate investments. He concluded that industry attractiveness depend on 5 factors और forces. पोर्टर भाई साहब ने ये मॉडल दिया है, उन्होंने बताया कि 5 चीज़ें हम देखेंगे, इन चीज़ों को अगर जहन में रखेंगे तो हमारे प्रॉफिट्स बढ़ने के चांसेस हैं, या हमारे प्रॉफिट जो जाने वाले होंगे उनको हमें मेंटेन करने में हमें फ़ायदा होगा। हमें यहाँ पे देखना क्या है, जैसे पेस्टल में हमने फेवरेबल अनफेवरेबल देखा था, ऐसे ही हमने क्या देखना है कंक्लूजन में, पावर जो है कि हाई है या लो है, और उसके हिसाब से हमारा इम्पैक्ट हो रहा होगा। तो हम चीज़ों को देख रहे हैं कि सबसे पहली फोर्स हमारी क्या है भाई, पावर ऑफ कस्टमर। इससे मुराद क्या है, इससे मतलब क्या है भाई, पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन अट्रैक्टिवनेस। क्या होगा, पावरफुल बायर कैन डिमांड डिस्काउंटेड प्राइसेस एंड एक्स्ट्रा सर्विसेज। देखें, अगर आपका कस्टमर पावरफुल होगा, कस्टमर पावरफुल कैसे हो सकता है, एग्जांपल तो दिया ही होगा मैंने, आई थिंक, व्हिच एड कॉस्ट टू दी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, एग्जांपल नहीं दिया हुआ, हाँ ये दिया हुआ है, चॉकलेट एंड मेडिसिन का, ऐसे ही करते हैं। अब कस्टमर का पावर ऑफ कस्टमर, पावर ऑफ कस्टमर क्या कैसे डिपेंड करता है, आप क्या प्रोडक्ट क्या बेचते हैं, आप कोई नॉर्मल चॉकलेट बेचते हैं या आप कोई इम्पोर्टेंट मेडिसिन बेच रहे हैं। क्या मैंने बोला, चॉकलेट क्या इतनी नेसेसरी है सामने वाले बंदे के लिए, मेरे मेडिसिन उसके लिए, जाहिर सी बात है क्या है। अब
अब आपके दिमाग में आ रहा कि एक ही मेडिकल स्टोर है क्या नहीं है। अब डिपेंड करता है आपने मार्केट में पूरी आपने स्टोर्स वालों ने ही मोनोपोली बनाई हुई है, या उस पर डिपेंड भी करता है, जाहिर सी बात है नंबर ऑफ़ वेंडर्स पे यही फैक्टर भी दिया हुआ है क्या है नहीं है। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, कस्टमर कौन सा बड़ा है। वेयर आपके पास कस्टमर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचते हैं जो सामने वाला कस्टमर जाहिर सी बात अगर बल्क में लेगा, डिपेंड करता है कि सिनेरियो क्या है, किस चीज़ पे फैक्टर डिपेंड करते हैं क्या है। अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह लेगा, अगर पावरफुल कस्टमर की पावर वो किस फैक्टर्स पे नीचे देख रहे हैं हम, विच एड कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर बायर का अगर जो है कि उसका पावर ज़्यादा होगा तो उससे हमारा इम्पेक्ट क्या होगा, हमें उसको डिस्काउंट देने होंगे। अगर हम उसको डिस्काउंट दे रहे होंगे तो होगा क्या, हमारे प्रॉफिट्स कम हो रहे होंगे, जाहिर सी बात है। पावर डिपेंड किस पे करता है, साइज ऑफ बायर। भाई बायर का साइज़ क्या है, हम अक्सर बोलते हैं ना कहीं भी जाते हैं, एक की प्राइस अलग होती है, हम बोलते हैं यार 5 ले लेंगे, 5 लेंगे, तो सामने वाला जो दुकानदार होता है कि वो बोलता है चलो ठीक है यार कमी पेशी कर लेंगे। उसको भी पता है कि यार 5 चीज़ें मेरी निकल जाएंगी। अगर 5 को मैं जो है कि इकोनॉमिक ऑफ स्केल के हिसाब से अगर वो देख रहा है कि यार 5 चीज़ें बिक जाएंगी, ओवरऑल तो मेरा प्रॉफिट थोड़ा यही बन ही जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, बायर का पावर क्या हो जाए, बढ़ जाता है। साइज़ ऑफ बायर पर डिपेंड करता है। अगर वो एक ही लेगा तो कस्टमर जो है कि दुकानदार अड़ा रहेगा कि भाई इतने में ही दूंगा मैं। प्रोडक्ट मैंने बताया कि चॉकलेट है या मेडिसन है। अब चॉकलेट और मेडिसन की आप इंपॉर्टेंस बता दें, चॉकलेट की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, वेरे मेडिसन की इंपॉर्टेंस है। मेडिसन की होगी तो आप जो पावर ऑफ बायर होगा, कस्टमर होगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो सकता है। नंबर ऑफ़ वेंडर्स पे डिपेंड करता है। अगर जाहिर सी बात है अगर आप ही एक मेडिसिन वो बेचने वाले हैं तो फिर तो आपकी मोनोपोली है भाई, आपकी चांदी है, सामने वाले की मजबूरी है, आप जो प्राइस चार्ज करें। अब अगर 2-3 भाई मेडिसिन वाले बेचने वाले हैं तो फिर आपका क्या डिपेंड करता है। अगर आपकी आपस में बनी हुई है तो आपने फिक्स रेट बनाया हुआ है। आपकी आपस में नहीं बनी हुई है, जो है कि उसको जहाँ पे समझ आएगा वो बोलेगा यार 5 कम कर, भाई ग्राहक जो है कि बना रहे या कुछ भी है। तो नंबर ऑफ़ वेंडर्स पे भी ये क्या चीज़ें डिपेंड करती हैं। यहाँ पे आपको देखना क्या है कि सिनेरियो में हम क्या देखेंगे कि क्या चीज़ें बताई हुई हैं कि कस्टमर के लिए क्या डिटेल बताई हुई है कि उस डिटेल के हिसाब से कस्टमर का पावर ज़्यादा है या कम है। अगर आपके कस्टमर ही लिमिटेड हैं, आप जो बिज़नेस कर रहे हो, तो आपका कस्टमर जो होगा क्या होगा, आप कहीं ना कहीं हिट हो रहेंगे। आप बोलेंगे यार ये कस्टमर ना जाए, तो आपका पावर वहाँ पे कम हो रहा होगा अकॉर्डिंग टू सिनेरियो। ये चीज़ हम देख रहे होंगे। बस समझने वाली बात ये है कि पावर ऑफ कस्टमर हमने देखना है हाई है या लो है अकॉर्डिंग टू सिनेरियो। वो चीज़ें कहाँ किस चीज़ पे कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। साइज ऑफ बायर क्या है भाई, प्रोडक्ट आपका क्या है कि नंबर ऑफ़ वेंडर्स क्या है, उसके लिए आप जो चीज़ बेच रहे हैं। अब पावर ऑफ सप्लायर में क्या होगा, पावर ऑफ सप्लायर कैन पावरफुल सप्लायर कैन डिमांड हायर प्राइसेस फॉर देयर प्रोडक्ट। सेम आप चीज़ें देख लें अपने आप को। अब यहाँ पे जो है कि आपके लिए कस्टमर जो है कि जैसे कस्टमर और सप्लायर का, कस्टमर में हमने देखा था, उसी चीज़ में आपको अपने आप को अब उल्टा करके रख रहे हैं भाई, सॉरी टू से यू। तो वही चीज़ है, अब वही फैक्टर्स हैं। पावर ऑफ बाई डिपेंड किस पे कर देगा, साइज ऑफ बायर जो है कि आपका जो है कि साइज़ क्या है। अगर आप कोई बड़े भाई जो है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सामने वाला सप्लायर फिर मजबूर हो जाएगा कि यार नहीं बड़ा कस्टमर है मेरा, इसके मान लेते हैं यार 5 रुपये डिस्काउंट दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी सिनेरियो में, आपको जैसे बताई होंगी उस चीज़ से आपको करनी है आपके लिए। अब चीज़ें कहाँ इजी हो जाती हैं, देखें ना, साइज ऑफ बायर नीचे, प्रोडक्ट नंबर ऑफ वेंडर्स, वही फैक्टर है। कस्टमर के लिए भी आपको याद रखने, सप्लायर के लिए भी वही चीज़ें याद रखनी है। वहाँ पे आपको बताया होगा कि आप समझ जाएंगे क्या ये कस्टमर है, इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें देखनी है, साइज़ क्या है आइदर उसका या हमारी ऑर्गेनाइजेशन का अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, प्रोडक्ट क्या चीज़ है मुझे जो लेना है या मैं जो बेच रहा हूँ, कस्टमर हूँ तो कस्टमर के लिए देखना है तो मैं देखूँगा कि मैं क्या बेच रहा हूँ। सप्लायर के लिए तो देख रहा हूँ तो मैं बोलूँगा कि मैं क्या ख़रीदने जा रहा हूँ। ठीक है, वही चीज़ हो गई। नंबर ऑफ़ वेंडर्स उस चीज़ के लिए कितने हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे। कॉम्पिटेटिव या राइवलरी, ये जाहिर सी बात है कॉम्पिटिशन, हाई लेवल्स ऑफ कॉम्पिटिशन कैन लीड टू प्राइस वॉर। जाहिर सी बात है अगर नंबर ऑफ़ वॉर से मैं ऊपर से ही कनेक्ट करूं, जाहिर सी बात है अगर नंबर ऑफ़ वेंडर्स उस चीज़ के ज़्यादा होंगे, आपकी मेडिसिन इम्पोर्टेंट तो है, क्या है, इम्पोर्टेंट तो है सामने वाले के लिए। अब जाहिर सी बात है कंपटीशन में दूसरे भी बंदे हैं तो वहाँ पे आपके प्राइस वॉर्स चल रहे होंगे। फिर आप अगर कस्टमर नहीं आते जाने देना चाह रहे तो आप बोलेंगे यार मैं 5 कम कर लेता हूँ। अल्टीमेटली आपके क्या हो रहे होंगे, इस चीज़ के प्रॉफिट हिट हो रहे होंगे।
हाई एक्सपेंडिचर ऑन मार्केटिंग एंड इनोवेशन। आपकी ज़ाहिर सी बात है, अगर हम मेडिसिन को ना लूँ, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचते हैं, फिर आपको कस्टमर जो है कि एज करने के लिए आपको मार्केटिंग इन सब चीज़ों पे खर्चा करना पड़ेगा। किस पे करता है भाई पावर डिपेंड किस पे करता है? नंबर ऑफ वेंडर्स एंड मार्केट शेयर। आपका मार्केट शेयर कितना है भाई? आप जो प्रोडक्ट पहले तो बनाते हो या बेचते हो, उसके बेचने वाले नंबर ऑफ वेंडर्स कितने हैं, ओवरऑल मार्केट शेयर कितने, टोटल कस्टमर हैं, आपके कितने कस्टमर उस चीज़ के बने हुए हैं, उस हिसाब से ये चीज़ें डिपेंड कर रही होंगी। न्यू एंट्रेंट, जो बिजनेस आप कर रहे हैं वो बिजनेस में आने के लिए सामने वाले बंदे को या एक नए बंदे को आना कितना इजी है या कितना मुश्किल है। यार भाई आप ठेला लगा दो फ्राइज वाला, आपके सामने कल कोई और आगे लगा देगा भाई ठेला, कितना मुश्किल है। आप बैंक ऑपरेट करते हो, अगर आप बैंक ऑपरेट करते हो तो जाहिर सी बात है उसके लिए भाई रेगुलेशन है, लाइसेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो कोई ऐसे हाई कैपिटल जो है कि इन्वेस्टमेंट है, वो ऐसे कोई भी आके मुंह उठा के नहीं कर सकता। तो वो डिपेंड करता है किस पे, बैरियर्स टू एंट्री, आपके बैरियर्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं या लो हैं, वही चीज़ है। न्यू एंट्रेंट्स कैन इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज एज वेल एज इंक्रीजिंग द पावर ऑफ अदर फोर्सेज। अदर फोर्सेज को भी जाहिर सी बात है वो कर सकता है। कैसे? पावर डिपेंड किस पे करता है? बैरियर्स टू एंट्री। मैंने क्या बताया? बैरियर्स टू एंट्री। इफ बैरियर इज स्ट्रॉन्ग, चांसेस ऑफ न्यू एंट्रेंट्स विल बी लो एंड वाइस वर्सा। देयरफॉर क्या है भाई एग्जांपल, गवर्नमेंट अप्रूवल्स। आपको ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें गवर्नमेंट की अप्रूवल्स चाहिए होती हैं। वेरे आपको ठेला लगाने के लिए कौन सी गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए भाई? सामने आके खड़ा हो जाएगा, आप बेचते हैं जहाँ पे सामने आ जाएगा। जाहिर सी बात है नंबर ऑफ वेंडर जैसे बढ़ेंगे या उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, वो मार्केटिंग पे ज़्यादा खर्चा कर रहा है, वो अच्छी चीज़ें ला रहा है, वैल्यू ऐड कर रहा है, प्राइस के साथ जो है कि वो कोल्ड भी बेच रहा है, तो उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कोल्ड की, उसकी कॉस्ट लग रही होगी। आप जो है कि कोल्ड नहीं बेचते, क्या है? मार्केटिंग एक स्ट्रेटजी है। जाहिर सी बात है जिसको पसंद है कि कोल्ड फ्लो हो जाएगा यार, उसके बाद जाए उसका मार्केट शेयर कम होगा, कुछ ना कुछ, चलो वो कुछ भी ना बेचे, नॉर्मल प्राइस, आप भी प्राइस लगाते हो, वो भी नॉर्मल प्राइस लगाता है, कुछ ना कुछ तो मार्केट शेयर आपका जाएगा। क्या होगा अगर न्यू एंट्रेंट्स का आपका आने का बैरियर जो है कि इतना लो होगा, तो आपका कॉम्पिटिशन, आपका सब चीज़ें ओवरऑल हिट हो रही होंगी। वेरे आप अगर कहीं बैंक ऑपरेट कर रहे हैं, अब ये नहीं कहेगा भाई ठेले का एग्जाम्पल देंगे, ठेला और बैंक का भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ साथ में। तो बैंक क्या है कि एक ऐसी बड़ी जाहिर सी बात है चीज़ है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के अप्रूवल चाहिए। वहाँ पे क्या होगा, आपका बैरियर्स टू एंट्री जो है कि बहुत स्ट्रांग होगा और आपके लिए चीज़ें, कंपटीशन, ये सारी चीज़ें एक कम रहेंगी। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जैसे बैंक में बताया कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं, आपको वहाँ पे पेटेंट जो है कि कॉपीराइट्स की ज़रूरत होती है, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए एक बैरियर अच्छा खासा क्रिएट कर सकती हैं। अगर बैरियर ज़्यादा पावरफुल होगा तो आपके लिए वो चीज़ें फेवरेबल हो रही होंगी। अगर बैरियर कम है, आप जो बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या चीज़ें हो रही होंगी, आपके लिए वो अनफेवरेबल होंगी या नुकसानदेह हो रही होंगी। अब आते हैं सब्स्टिट्यूट और कंपटीशन को थोड़ा समझ लो क्या है भाई। If an organization has a lot of substitutes, it will have to keep its prices low to deter customer from moving to these substitutes. अब substitutes क्या है, पहले तो समझ लेते हैं कंपटीशन और सब्स्टिट्यूट। डिफरेंट प्रोडक्ट्स which are satisfying same need। क्या है ये सब्स्टिट्यूट की डेफिनेशन है? डिफरेंट प्रोडक्ट which are satisfying same need, मतलब अल्टरनेटिव्स होने चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, कोक एंड पेप्सी आर नॉट सब्स्टिट्यूट। क्या है? कोक एंड पेप्सी आर नॉट सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे मैं आपको कंपटीशन और जो है कि आपको सब्स्टिट्यूट का फ़र्क पहले समझा रहा हूँ। ये जो है कॉम्पिटिटर हैं, पेप्सी और कोक क्या है? पेप्सी और कोक क्या है? जो है कि कंपटीटर है, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। जूस इज सब्स्टिट्यूट वर्सेस कोल्ड ड्रिंक। क्या समझने की बात है? कोल्ड ड्रिंक वर्सेस कोल्ड ड्रिंक कॉम्पिटिटर। क्या? कोल्ड ड्रिंक वर्सेस कोल्ड ड्रिंक कॉम्पिटिटर। कोल्ड ड्रिंक वर्सेस जूस, ये क्या हो गया आपका? सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब कोल्ड ड्रिंक के जूस के हिसाब से अगर मैं जाऊँ, पानी भाई नहीं पीना, वो बोल रहे हैं शुगर हो रही है मुझे, जूस नहीं पीना, नॉर्मल पानी पीना है, हेल्थ कॉन्शियस बच्चे हैं हमारे। अब ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट। सेम नीड, हमें प्यास बुझानी है, या तो मैं कोल्ड ड्रिंक से बुझाऊँ, या तो मैं जूस से बुझाऊँ, या तो मैं पानी से बुझाऊँ। कोल्ड ड्रिंक वर्सेस कोल्ड ड्रिंक
कॉम्पिटिटर। जूस वर्सेस कोई और सा जूस, कॉम्पिटिटर। पानी वर्सेस पानी, कॉम्पिटिटर। नेस्ले का पानी, ओकोफिना का पानी, कॉम्पिटिटर। पानी को मैं जूस से कंपेयर करूंगा, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट कितने हैं, अब सब्स्टिट्यूट के हिसाब से वो कैसे फर्क पड़ेगा। वाटर एज सब्स्टिट्यूट, यही एग्जांपल बताया हुआ है, वर्सेस कोल्ड ड्रिंक एंड जूस। हेल्थ कॉन्शियस पीपल जो हैं कि जाहिर सी बात है वो चाह रहे हैं कि भाई मुझे कहाँ जाना है, पानी पे जाना है। अब दूसरा एग्जांपल क्या है, पेट्रोल, शेल वर्सेस पीएसओ सॉरी, शेल वर्सेस पीएसओ एंड मेनी मोर आर कॉम्पिटिटर्स। जो अभी पेट्रोल बेच रहे हैं भाई, जिन पेट्रोलियम है, पीएसओ है, शेल है, अटोक है, कोई और भी है, तो ये जो सारे जो इनके पेट्रोल, ये आपस में क्या है, कॉम्पिटिटर है। कोल्ड ड्रिंक वर्सेस कोल्ड ड्रिंक, कॉम्पिटिटर। पेट्रोल वर्सेस पेट्रोल क्या है आपका, कॉम्पिटिटर। पेट्रोल वर्सेस डीजल या सीएनजी, क्या है, सीएनजी डीजल। भाई आपकी गाड़ी जो है कि डीजल का भी सिस्टम है, आपका सीएनजी का भी है, पॉसिबल तो नहीं है लेकिन है। अगर सीएनजी, जैसे सीएनजी का अभी हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है कि ख़त्म हो गया है। वैसे क्या होता था, सीएनजी का भी सिलेंडर लगा होता था, पेट्रोल की टैंकी भी होती थी, तो क्या होता था, सीएनजी नहीं तो पेट्रोल, पेट्रोल नहीं तो सीएनजी। आपका क्या है कि सेटिस्फिकेशन, आपकी नीड जो है कि पूरी हो रही थी, तो वो आपके क्या माने जाते हैं, सब्स्टिट्यूट माने जाते हैं। अब आपको ये देखना है कि जितने सब्स्टिट्यूट कम होंगे या ज़्यादा होंगे, तो आपकी उस पर आपको मार्केटिंग करनी होगी, आपको कोशिश करनी होगी आपका जो मार्केट शेयर है कि उस चीज़ से कम ना हो। पहले तो मार्केट शेयर उस चीज़ के लिए देखना होगा, फिर उसके अंदर आपका जो कंपटीशन होगा उसमें फिर आपको देखना होगा। पहले तो आपको पहले सब्स्टिट्यूट से, अब जो कि आपका कस्टमर है उसको हटने से बचाना होगा अपने सब्स्टिट्यूट पे जाने के लिए। जब सब्स्टिट्यूट के बाद वो अपने मार्केट शेयर में लेके आएंगे, फिर मार्केट शेयर में फिर अपने प्रोडक्ट पे आपको उसके लाने के लिए काम करना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूट का जो है कि पावर हाई है या कम है, उस चीज़ को हम यहाँ पे देख रहे होंगे। अब इसी तरीके से जो है कि जैसे मैंने आपको पेस्टल में बताया था, ऐसे ही आपकी पोर्टर 5 वर्सेस की जो है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे ये एक एनालिसिस दी हुई है मेरे भाई। अब आप इसको पढ़िएगा, नहीं समझ आए इग्नोर कर दिएगा, हाँ ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग और ये सारी चीज़ों की आगे चल के जो है कि हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं जल्दी में, उसके बाद अगली क्लास में ही इंशाल्लाह हम चीज़ों को देख रहे होंगे। अगर हम एक्सरसाइज कर लें, ये क्या चीज़ है, एनालाइज, पहला क्वेश्चन है एनालाइज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द मनोज एंड कंपनी। अब आप एनालाइज करें, क्या करना है आपको, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द मनोज एंड कंपनी। आप भाई कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे, क्या लिखा हुआ है, व्हिच मॉडल यू विल अप्लाई। सोचें भाई, सोचें, सोच लिया। अब मैं देखते जा रहा हूँ कि भाई मुझे क्या करना है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है। मैंने क्या बताया, सबसे पहले घर के अंदर के मसले मसाइल, उसके बाद आते हैं बाहर के जो एक्सटर्नल एक ऑर्गेनाइजेशन किन लेवल पे, भाई किन लेवल पे करती है। एक आपका आता है इंडस्ट्री लेवल पे, दूसरा आपका आता है कंट्री लेवल पे। इंडस्ट्री के लिए हम कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं मेरे भाई, पोर्टर 5 फोर्सेस। कंट्री के लिए हम कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे होते हैं मेरे भाई, पेस्टल। अब पेस्टल में आपके कितने आते हैं, 6 पॉइंट्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसमें कितने आते हैं, 5। कुल मिला के कितने होते हैं, 11। कितने, 11 पॉइंट। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 2 से, पर पॉइंट क्या है, 2 मार्क्स, 22 मार्क्स। अब आप ये बोलेंगे कि पूरा, अब डिपेंड करता है कि आपको 2 मॉडल यूज़ कैसे करने हैं। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन में, जैसे स्मार्टवेयर में मैंने बताया ना, वो बोल देगा स्मार्टवेयर की रिक्वायरमेंट थी कि एनालाइज द एनवायरनमेंट। अब आप वहाँ पे देख रहे हैं कि वहाँ पे उसने 8 मार्क्स के लिए पूछा हुआ है। आप क्या सोचेंगे कि एनवायरनमेंट मतलब हमें पेस्टल भी देखना है, पोर्टर भी। वहाँ पे आप देखेंगे कि कहीं पे आपसे गलती तो नहीं हो रही। जैसे आप ऊपर देखेंगे आपको जनरल एनवायरनमेंट दिख जाएगा। आपने सोचा कि भाई आपको पता चलेगा कि इसने तो सिर्फ पेस्टल पूछा हुआ है, वो सिर्फ 8 मार्क्स के लिए। मैं पेस्टल में से 6 में से जो भी मुझे 4 इजीली मिल जाएंगे, मैं वो कॉपी पेस्ट करके अपना पॉइंट डाल के मैं उस चीज़ को क्या कर दूँगा, ख़त्म कर दूँगा। अब अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पूछा हुआ है तो उसके लिए कम से कम 18 से 20 मार्क्स उसको कम से कम देने चाहिए। उससे फिर जो हमें पॉइंट इजीली मिल रहे होंगे, हम अकॉर्डिंगली मैक्सिमम कितने 11 पॉइंट डाल सकते हैं, और जितने अकॉर्डिंगली मार्क्स उसने मार्क्स के लिए पूछा होगा, हम उसके उतने पॉइंट डाल देंगे। यही पॉइंट मैंने नीचे यही लिखा हुआ है, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन दी मार्क्स,
क्या लिखा हुआ है, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द मार्क्स ऑफ द रिक्वायरमेंट, इट मस्ट बी 18 to 20 टू यूज़ बोथ मॉडल एट द सेम टाइम। दोनों मॉडल यूज़ करने के लिए हमें कम से कम 18 to 20 मार्क्स ज़रूर चाहिए होंगे। अब क्वेश्चन 2 क्या है भाई, एनालाइज ए मार्केट प्लेस एनवायरनमेंट। अब बताएं कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे, मार्केट प्लेस में कौन सा था। आज की क्लास में मैं समझ सकता हूँ आपको शायद याद नहीं होगा। अगर चलो मैं आपको कंट्री के लिए मैंने क्या क्या बताया था, मैक्रो, कंट्री या जनरल, क्या मैक्रो, कंट्री या जनरल। अगर वो तीनों यहाँ पे नहीं है तो हम कौन सा मॉडल यहाँ पे भाई यूज़ कर रहे होंगे, हमारा पोर्टर 5 फोर्सेस यूज़ कर रहे होंगे। कौन सा, ये टेस्ट चल रही है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कौन सा मॉडल यूज़ करना है। अब आपसे पूछ रहा है मेरे भाई, एनालाइज द स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ द मनोज एंड कंपनी। चैप्टर 2 से पढ़ाता आया हूँ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस और स्ट्रेटेजिक पोजीशन। स्ट्रेटेजिक पोजीशन में मैंने आपको बताया था कि हम क्या देखते हैं मेरे भाई, कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे भाई, एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ। क्या एक्सटर्नल, पहले सबसे पहले था एक्सटर्नल। अगर एक्सटर्नल के लिए मैंने बोला है कि 18 से 20 मार्क्स, इसके लिए भी तकरीबन 18 से 20 या उससे ज़्यादा के मार्क्स होने चाहिए। अब यहाँ पे आप पेस्टल के पॉइंट्स, पोर्टर 5 फोर्सेस के पॉइंट्स और इंटरनल फैक्टर्स में भी आप कौन से पॉइंट, HR, FR, IT से रिलेटेड जो पॉइंट मिलेंगे, मिक्स एंड मैच, 1-2 पॉइंट उसके, 1-2 पॉइंट उसके, जिसके जिसके आपको इजी मिलते गए अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप इन चीज़ों को एलोकेट करेंगे। वेयर अब इस टाइम पे इतना डिटेल में पूछना पॉसिबल थोड़ा कम हो जाता है एग्जाम सिनेरियो के हिसाब से, लेकिन आप तैयार हों इस चीज़ के लिए। अगर कभी पूछ लेगा तो आप इन चीज़ को कैसे टैकल कर सकेंगे। तो आगे चल के आपका जो है कि एक और मॉडल यूज शुरू हो जाएगा, द वैल्यू चेन, जिसको हम अगली क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अगर आज की क्लास को मैं सम अप करूं तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं, हमने सिर्फ 2 ही मॉडल्स को पढ़ा, उनको थोड़ा अच्छे से समझा, एग्जाम्पल वाइज समझा। सबसे पहले हमने क्या देखा है, घर के एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया कि एक घर के मसले, अंदर के मसले मसाइल, घर के इंटरनल क्या होते हैं, रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज़, उनके मसले मसाइल क्या है क्या नहीं है। फिर सोसाइटी वाइज उसको मैंने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल मसले मसाइल क्या होते हैं घर के कंपैरिजन में अगर हम देखें। फिर घर से बाहर निकलेंगे तो सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, एक इंडस्ट्री लेवल पे क्या मसले मसाइल फेस करने होते हैं। इंडस्ट्री के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पोर्टर 5 फोर्सेस यूज़ करते हैं। पोर्टर 5 फोर्सेस में मैंने आपको इन डेप्थ में बता दिया। अगर यहाँ तक आपको पहले समझ नहीं आ रही होती तो हमने क्या देखा, इंडस्ट्री के लेवल पे पोर्टर 5 फोर्सेस में हमने क्या देखा, पावर ऑफ कस्टमर देखा, पावर ऑफ सप्लायर देखा, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स देखा हमने, कंपटीशन देखा हमने, सब्स्टिट्यूट देखा हमने। यही सारी चीज़ें हमने कवर की। और हमने पेस्टल में भी यही चीज़ें देखी कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल या कंट्री लेवल पे जो चीज़ें देख रही होती है उसके लिए हम कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे होते हैं, पेस्टल, और हम उसमें 6 चीज़ें देख रहे होते हैं, उनमें डेप्थ में क्या क्या चीज़ें देख रहे होते हैं। हमने ये सारी चीज़ें आज समझी। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम इंशाल्लाह वैल्यू चेन एनालिसिस से शुरू करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।